नमस्कार दोस्तों। आज के इस जीटी लॉग पॉडकास्ट में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बिल्ट एनवायरनमेंट के अराउंड है। हम अगर डिमांड साइड में देखें एज ए कंज्यूमर, हम सब लोगों को घर की ज़रूरत बहुत रहती है और घर एक ऐसा टॉपिक है जो कि सब लोगों को सबसे कनेक्ट भी करता है। सप्लाई साइड में देखें तो चाहे वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हों या प्राइवेट सेक्टर के डेवलपर्स के इनिशिएटिव्स हों, सबको अपने अपने हिसाब से दूसरों के लिए घर बनाना, बिल्ट इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना, उसका कंस्ट्रक्ट करना, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। जब हम लोग बिल्डिंग्स की बात करते हैं और घर की बात करते हैं, और अगर हम बिल्डिंग या ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, दोनों में ही हमें ये एक अंतर सा दिखने लगता है। सर्टेनली हमारा जो इंक्लिनेशन है वो ग्रीन बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाता है, चाहे ही हम उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफ ना भी हों। इसी तरह से डेवलपर साइड में भी है, वो हमेशा ही ग्रीन बिल्डिंग या इस तरह की जो पर्यावरण के अनुकूल वाली जो बिल्डिंग्स हैं या बिल्ट इन्वायरमेंट है उनकी बात करते हैं। सर्टेनली उसका वो प्रीमियम भी चार्ज करते हैं, उसको क्लेम करके कि वो बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है और यह बिल्डिंग जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरीके के बचत का एक मौका भी प्रोवाइड करती है, चाहे वो एनर्जी का हो, वाटर का हो, वेस्ट मैनेजमेंट का और सो ऑन। हमारे इस सब्जेक्ट पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं मिस्टर आतिफ सैयद। आतिफ, आपका स्वागत है जीटी लॉग पॉडकास्ट में। हम लोग आतिफ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन से हम लोग को बताएं कि क्या क्या आपकी जर्नी रही है। बट आतिफ अभी लीड कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम साउथ एशिया को, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, और उसके एज प्रोग्राम को लीड करते हैं। उसके पहले भी आतिफ ने जैसे SPA दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की शिक्षा अर्जित की, और उसके बाद मास्टर्स में बिल्डिंग्स प्रोग्राम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया US में। आपका जो एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का वो हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करते हैं, तो आप जर्नी वहीं से शुरू करें और फिर हम लोग पर्सपेक्टिव बिल्ड करेंगे एंड विल हैव द कन्वर्सेशन इन डिटेल, प्लीज़। शुक्रिया अनुराग, थैंक यू, आपने यहाँ पे बुलाया मुझे। जी, मेरा सफ़र तो भोपाल से ही शुरू हुआ। सारे दोनों पेरेंट्स वहीं से हैं और ये मेरी एक्चुअली खुशकिस्मती है क्योंकि इतना खूबसूरत शहर, वहाँ पे नेचर को देखने का मौका मिला। एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत शहर है, डे टू डे। वहाँ पे पानी है, बिल्कुल, वहाँ पे हरियाली है, चिड़ियाँ वगैरह। और जब मैं छोटा था तो और ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन वो जिंदगी में जब देखा कि किस तरह से इंटीग्रेट होता है नेचर, घरों में भी हर घर में एक कोर्टयार्ड होता था, उसके अंदर पेड़ लगे हैं, उसके अंदर किस तरह से डे टू डे एक रूटीन होता था कि कब पानी देना है, कब चिड़िया आएगी, कब कोई जानवर है तो वो कब आएगा, उसको कब खाना खिलाना है, वगैरह वगैरह। तो वो एक नेचर एक जिंदगी का हिस्सा बन गया। दिल्ली फिर आए, दिल्ली में थोड़ा कम था क्योंकि दिल्ली में अपार्टमेंट वगैरह में रहते थे। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते गए रास्ते में जिन्होंने मुझे सही टाइम पे सही गाइड कर दिया। वेरी नाइस। एक हमारे स्कूल में टीचर थे जो उन्होंने मुझे आर्किटेक्चर के बारे में पहली बार बताया। तो पता भी नहीं था होता क्या है। मैं तो फादर की देखा देखी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। फादर आपके मैकेनिकल इंजीनियर? जी, वेरी नाइस। लेकिन ये जो टीचर थे भारद्वाज साहब, इन्होंने हमें बताया कि आर्किटेक्चर में क्या खूबसूरती है और एक तरह से आप साइंस और आर्ट दोनों को साथ में कर सकते हैं। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, तो फिर यही करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड करके टेस्ट वगैरह भी दिलवाया जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। लकीली उसमें मेरा क्लियर हो गया। फिर थोड़े अरसे के लिए मैं कुछ डाइवर्ट हो गया अलग फील्ड में, कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक अपनी कंपनी शुरू की। एनर्जी एफिशिएंसी से कोई उसका लेना देना नहीं था, ज़्यादा डिज़ाइन फर्म थी वो। डिज़ाइन भी नहीं, एक्चुअली वो कंप्यूटर एडेड आर्किटेक्ट, बल्कि समझिए आप कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, ये थोड़ा बहुत सीख लिया था कॉलेज में, तो वो करते थे दूसरे लोगों के लिए। और ये कब की बात है? 95, 96।
1 साल मैंने वो किया पहले इंडिया में, फिर उसी की ब्रांच हमने दुबई में बनाई। अरे वाह। दुबई में जाके वहाँ पे दुबई बूम से पहले कुछ अरसे टाइम वहाँ स्पेंड किया, लेकिन फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो असल जो दिल है वो अभी भी सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी में है, लेकिन मेरी समझ अभी उतनी नहीं है। तो मुझे उसमें कूदना है, लेकिन उस कूदने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फिर ढूंढना शुरू किया कि कहाँ सीख सकता हूँ मैं। तो यूएस में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी मिली जो कि थोड़ा गर्म एरिया में, यूएस में तो हमारा कॉन्टेक्स्ट था वहाँ पे कि गर्म एरिया के हिसाब से उसमें शायद पढ़ाते होंगे। और दूसरा उसमें एक उस टाइम पे 1-2 ही यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे एनर्जी सिमुलेशन पढ़ाया जाता था, बिल्डिंग परफॉर्मेंस का। बिल्डिंग परफॉर्मेंस मतलब जो लोग इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हो, उस जो खास चीज़ थी वो कि आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली होता है कि हमें लगता है हाँ ये चीज़ अच्छी है, बिल्डिंग में ये ऐसी चीज़ कर देंगे तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन कितना फ़ायदा होगा वो कैलकुलेट करना मुझे तो नहीं आता था उस टाइम। तो मुझे लगा अगर मैं ही कर लूँगा तो मुझे ये समझ आ जाएगी कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ इतना सेविंग करेगी या इतनी बेहतर होगी वर्सेस दूसरी जो ऑप्शन है डिज़ाइन की। और सबसे बड़ी बात वो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी थी, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ में से थी। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे भी 2 बड़े अच्छे मुझे मेंटर्स मिल गए और बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में। एक थे प्रोफेसर जेफ कुक, जिनको गुरु माना जाता है पैसिव कूलिंग का। जेफ कुक, हाँ। जेफ कुक, उन्होंने किताबें भी लिखी है पैसिव कूलिंग पे कि किस तरह से बिल्डिंग्स को बिना मैकेनिकल इक्विपमेंट के कूल किया जा सकता है। तो और बहुत ही अच्छे आदमी थे वो। और दूसरी तरफ थे एक प्रोफेसर मार्लिन एडिसन, जो कि एनर्जी सिमुलेशन के उस्ताद माने जाते थे। इक्वेस्ट जो सॉफ्टवेयर है उसके फाउंडर्स में से थे वो। अरे वाह। तो इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ थे तो इक्वेस्ट का बेटा वर्जन आया था, उन्होंने हमारे ऊपर टेस्ट कराया था। तो हम लोग बेसिकली गिनी पिग थे उसके लिए। तो उस टाइम तो बहुत ही ख़राब था वो, बार बार हो जाता था, फेल हो जाता था, लेकिन उससे हमें सीख काफ़ी मिली। तो और छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें 5-6 लोग थे, इनफैक्ट सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे हमारे, यूएस में बैठे थे और पूरा बैच इंडियन। अरे वाह। सो इससे ये रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया में थोड़ी कदर ज़्यादा है नेचर की, एफिशिएंसी की, एज कम्पेयर टू उस टाइम यूएस में बहुत कम थी। अब थोड़ी बेहतर हो गई, दूसरी कंट्रीज में भी हो गई, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है शुरू से हम वैल्यू करते हैं। कॉन्शियस तो रहा ही है जी। मतलब जैसे आपने वर्नाकुलर का नाम लिया, और प्रोफेसर अरविंद कृष्ण अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। मतलब एजुकेशन उसमें तो है ही, और काफ़ी इस तरह के जो कॉन्शियस प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। जैसे हिम ऊर्जा आपने नाम लिया जी, काफ़ी जगह मैं देखता हूँ उनके इस प्रोजेक्ट का नाम होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो ये कोर्स ख़त्म करने के बाद पहला तो मेरा इरादा था कि वापस आर्किटेक्चर में आके अपना प्रोफेशन मतलब प्रैक्टिस जमाऊँ, काम करूँ, ये जो सीखा है उसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, लेकिन फिर ये लगा कि इसकी डिमांड अलग से भी है। मेरे शायद मैं ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा अगर मैं दूसरे आर्किटेक्ट्स की मदद करूं कि उनके प्रोजेक्ट्स बेहतर हो जाए। तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी, एक बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया है यूएस में, कंपनी है वाइट ग्रुप के नाम से। तो वहाँ पे भी एक मुझे बड़े अच्छे मेंटर मिले, प्रसाद वैद्या, आप जानते हैं उन्हें। उन्होंने और बाकी जो वहाँ पे टीम थी उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया हमें कि किस तरह से इसको एक्चुअली सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जा सकता है, किस तरह से दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके काम किया जा सकता है। तो 7-8 साल वो किया, इंडिविजुअल कंपनीज को, प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते थे, उनकी एनालिसिस करते थे, कि बताते थे आप किस तरह से अपने बिल्डिंग को बेहतर कर सकते हैं। फिर लगा कि अब इससे एक कदम और आगे बढ़ना है। तो ऑपरेशनल साइड पे मेरा एक्सपीरियंस कम था, डिज़ाइन साइड पे ज़्यादा था, तो सोचा वो भी होना चाहिए। तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, जॉनसन कंट्रोल्स। 1 साल के लिए मैंने उसमें सिर्फ ऑपरेशंस पे काम किया। उन्होंने मुझे असाइन किया एज एन एनर्जी मैनेजर। उनके क्लाइंट थे मेट्रॉनिक, जो कि फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस बनाते हैं। तो उनकी 300 प्रॉपर्टीज दुनिया भर में, हर तरह की लैब्स भी हैं, ऑफिस भी हैं, वेयर हाउसेस भी हैं, उनका मैनेजमेंट करना, कि किस तरह से इनकी एनर्जी डिमांड कम की जाए।
ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। हाँ। कॉलेज में मैंने बहुत कम पढ़ा था इसके बारे में, तो बहुत सारी चीजें ऑन द जॉब सीखी मैंने, खुद करने की कोशिश की, तो वो भी एक बड़ी अच्छी लर्निंग हुई। और मुझे उसमें समझ में आया कि डेटा की वैल्यू कितनी है। राइट। कि पहले तो समझ में नहीं आता था कि इसमें करें क्या, इतना सारा डेटा आ रहा है। तो उसको पहले थोड़ा सा लॉजिकली अरेंज किया कि क्या क्या हमें मांगना है, बेसलाइन कैसे सेट करनी है, बेसलाइन के बाद फिर हमें अंदाजा होगा अच्छा ये बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करी, फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाए कि अच्छा कहाँ पे इस्तेमाल करी। तो एक कम्युनिकेशन शुरू किया, ये 300 प्रॉपर्टीज में उनको कॉल कर करके, फिर सब में जाना तो मुश्किल था, कॉल करके मैं पूरी टीम के साथ एक लंबी कॉन्वर्सेशन होती थी, आप बताइए कि क्या क्या हो रहा है आपकी बिल्डिंग में। तो उससे काफ़ी समझ में आई। तो मैंने एक पूरा एक डैशबोर्ड बनाया कंपनी के लिए, जिससे वो एक ही स्क्रीन में देख सके कि कहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं सेविंग की, और विद इन दैट कंपनी, विद इन दैट बिल्डिंग कितना सेव कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद अगला स्टेप था कि अभी करना कैसे। पहला स्टेप था तो करना क्या, क्यों करना है, कहाँ करना है, वो पहले आइडेंटिफाई करना। तो वो भी एक बड़ी अच्छी एक मेरी लर्निंग रही, छोटे कम टाइम के लिए रहा वहाँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर तलब हुई कि अब वापस अपने देश जाना है, बहुत हो गया। और ये 10 घूम ली कब की बात? 11-12 जी 11 के आसपास, 2011। तो ढूंढना शुरू किया इंडिया में अपॉर्चुनिटी। उस टाइम अपना इंडिया थोड़ा सा इकोनॉमिकली काफ़ी बेहतर हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा मुझे इमीडिएट अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। इत्तेफाक से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई ईस्ट एशिया की मुझे, वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर आर्म जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो उसमें मैं गया इंडोनेशिया, जकार्ता, और मुझे काम दिया गया ईस्ट एशिया का मार्केट देखने का एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पे हमारा उस टाइम फोकस ज़्यादा था पॉलिसी मेकिंग पे, कि किस तरह इन कंट्रीज में बिल्डिंग पॉलिसीज को हम सपोर्ट कर सकें ताकि ज़्यादा एफिशिएंट बिल्डिंग्स बन सके। बड़ा ही चैलेंजिंग काम था, अभी भी मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद बारे में और बात करेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे एक नया, मुझे उसमें पहलू दिखा। वहाँ पे भी बहुत मेंटर्स मिले, एक प्रशांत कपूर जो हमारे लीड है, जो ग्रीन बिल्डिंग शुरू की, उनसे बहुत सीखे मिली कि किस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट हमारी टेंडेंसी होती है कि सारा डेटा डाल दो क्लाइंट के सामने, जितना कॉम्प्लिकेशन हमने एक्सपीरियंस किया सब क्लाइंट के सामने डाल, लेकिन क्लाइंट तो टेक्निकल नहीं है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है चीज़ों को, वो मैंने उनसे सीखा। तो कोड्स में भी वो अप्लाई किया, फिर हमने एक रेटिंग सिस्टम डेवलप किया एज, उसमें भी यही पॉलिसी अप्लाई की कि सबसे आसान तरीके से और सबसे कम कॉस्ट पे किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है, वो तरीका ढूंढे अगर हमें मेन स्ट्रीम करना है। क्योंकि अब हम एक बिल्डिंग के साथ डील नहीं कर रहे थे, अब हम हजारों लाखों बिल्डिंग्स के साथ डील कर रहे हैं। तो हमारा इंडिविजुअल इंटरेक्शन एक एक क्लाइंट के साथ, एक एक बिल्डिंग ओनर के साथ नहीं होना, अब हमारा एक बहुत हाई लेवल इंटरेक्शन होना है। तो किस तरह से ऐसी चीज़ें, या तो टेक्निकल सपोर्ट हो, एडवाइस हो, पॉलिसी हो, स्टैंडर्ड्स हो, या इवन फाइनेंस हो, तो किस तरह से इसको रोल आउट किया जाए इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर विद वेरी क्लियर गाइडेंस कि करना क्या है टू अचीव द रिक्वायरमेंट्स। तो वो काम अभी भी चल रहा है। 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं साउथ एशिया वापस आ गया, अपने देश वापस, जो कि बहुत अरसे से तमन्ना थी, और मौका मिला कि अब साउथ एशिया में अपने देश को और जो रीजन है उसको सर्व कर सकूं। तो वो काम अब चल रहा है, और खुशी इस बात की है कि सही टाइम पे आया। इंडिया ग्रो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है अभी मार्केट, और अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है। जो फाउंडेशनल वर्क जो आज से 10, 15, 20 साल पहले इंडिया में हुआ, उसका अब फायदा दिख रहा है। अभी भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन लगता है कि सही रास्ते पे है। थैंक यू सो मच। आई थिंक अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस यू हैव आतिफ, और मुझे लगता है कि कुछ इन्हीं तरीके के एक्सपीरियंसेस का राउंड जो है वो डिस्कशन करते हैं। और तो पहला मुझे लगता है कि जो डिस्कशन या पर्सपेक्टिव है उसको मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जैसे आपने बताया कि यूएस में आपने पढ़ाई की, वहाँ पे काम किया, फिर आपने ईस्ट एशिया में काम किया,
इंडोनेशिया, जकार्ता, एंड देन साउथ एशिया में आप पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। अब इस पर्सपेक्टिव में जैसे हम अब इंडिया पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग एनर्जी कोड लॉन्च हुए 2007 में। 7 के बाद में 2017 में कोड का रिवीजन हुआ और फिर अगेन कोड का रिवीजन अभी 2024 में फिर से हुआ। तो इस तरह की जो जर्नी है वो भी लगभग 16-17 साल की तो हो ही गई है। और जो कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो इन्फोर्समेंट है वो भी अभी देखा जाए तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखता है या इतना विजिबल नहीं दिखता है जी। उसके अपने XYZ रीज़न है, बट मुझे लगता है कि वो रीजंस पे चर्चा करने के पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक उस तरह का एक पर्सपेक्टिव पर डिस्कशन करें कि US में क्या स्टेटस है, इंडिया में क्या स्टेटस है, एंड ईस्ट एशिया में क्या स्टेटस है। मे बी आई थिंक योर एक्सपीरियंस कैन जस्टिफाई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हुआ है उस पर चर्चा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। तो मतलब उस पर एक बार बताइए कि जैसे कोड इम्प्लीमेंटेशन है, ज़्यादातर केसेस में मैं आपको स्टेटस बताऊं यहाँ पे कि इन जनरल जो डिमांड है कोड को इन्फोर्स करने की वो नहीं है। कहीं कोड इन्फोर्स हो गया है एक आध स्टेट्स में, बट वो डिमांड इट्स मोर लाइक कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक आध स्टेट के इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म से भी पूरे कंट्री के इन्फोर्समेंट को आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जी। बाय कंट्री बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी है, बहुत डाइवर्सिटी है, तो हमें लगता है कि कुछ एक सीख सकते हो। तो इन्फोर्स करने का जो तरीका है वो हमारे यहाँ पे है, वो बिल्डिंग या में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कोड को डेवलप करता है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, और उसके बाद स्टेट्स जो कि बिल्डिंग का काम देखते हैं, ओनरशिप बिल्डिंग्स की स्टेट्स की है, तो स्टेट्स को बोला जाता है कि आप इस कोड में अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए और फिर उसके स्कोप पर व्यू, टेक्निकल स्कोप एंड कंप्लायंसेस के मैकेनिज्म को बना लीजिए और इन्फोर्स कर लीजिए अपने यहाँ पे। तो इसमें और क्या चीज़ कर सकते हैं? मतलब जैसे आपका एक्सपीरियंस वाइड ग्रुप के साथ अभी रहा है, पर्टिकुलरली फॉर द मे बी कोड कंप्लायंसेस का भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। यू मेंशन दैट यू हैव वर्कड विद मे बी डिफरेंट आर्किटेक्चर फर्म्स देयर, मे बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देयर, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ जो कोड कंप्लायंसेस हैं दे हैव बीन देयर फॉर एजेस, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, बट फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ के कंपैरिजन में शायद वहाँ पे थोड़ी सी सिस्टमैटिक ज़्यादा है, और अगर हम उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं विद योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो वो थोड़ा सा बताएं कि पहले कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इंडिया स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पहल जल्दी करी। 2007 में जब बाकी एशियन कंट्रीज इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा हम बिल्डिंग कोड बनाएंगे, एनर्जी एफिशिएंसी कोड बनाएंगे। बहुत अच्छा किया और सही टाइमली स्टेप था। उसके बाद की चीज़ें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव हो सकती हैं, कुछ जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था इम्प्रूव हो सकता था। तो उसमें सीख कहाँ से मिल सकती है हमें? मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा उसकी बात करता हूँ मैं। अमेरिका में एक, आपने जैसे कहा कि वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग वहाँ पे एक तरीका ये है कि स्टैंडर्ड सेटिंग जो है एनर्जी एफिशिएंसी में वो रिलाई करते हैं एशरे स्टैंडर्ड्स पे। एशरे एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि बाकी कंट्रीज में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अमेरिका में तो होती है। तो हर कुछ साल में वो एक स्टैंडर्ड इशू करते हैं, अराउंड 3 साल में बिल्डिंग्स के लिए। और नॉर्मली होता है कि उसके जब इशू हो जाता है 1 साल में, तो उसके 3 साल के बाद फिर स्टेट्स उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। तो एक साइकिल बनी हुई, एशरे एक स्टैंडर्ड इशू करेगा, 3 साल के बाद वो अडॉप्ट होना है। उस टाइम फिर उस साल में एशरे एक नया स्टैंडर्ड इशू करेगा, 3 साल के बाद फिर वो अडॉप्ट होगा। तो स्टेट्स को मालूम है कि हमें 3 साल का टाइम मिलता है स्टैंडर्ड आने के बाद। मार्केट को मालूम है, जो मतलब इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंसल्टेंट्स हैं, उनको मालूम है क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो उनको एक टाइम मिलता है, और 3 साल का पीरियड अच्छा है क्योंकि उसमें मार्केट प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को। बिल्डिंग को बनने में नॉर्मली 1 से 2 साल लगते हैं,
तो मतलब आपको मालूम है कि अब जो अगली बिल्डिंग में काम करूंगा उसको इस कोड से कंप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं उस पर ध्यान दूँ ज़्यादा। अब मार्केट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उस हिसाब से अपना इक्विपमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत वेरी करता है, कुछ स्टेट्स यूएस में भी अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ख़ासतौर से कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में। तो उनके स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने काफ़ी हाई रखे हैं और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एक चीज़ ये कि एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया जाए। हमारा पहला कोड आया था 2007 में इंडिया में, फिर आया 2017 में, तो 10 साल तक कोई चेंज नहीं हुआ। 10 साल में टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई जी। तो वो एक चीज़ मिसिंग थी, वो उसको भी ध्यान देना चाहिए था। एक और लर्निंग में दूसरे एंड पे बताऊंगा, रशिया से। रशिया में जब पहली बार कोड, एनर्जी एफिशिएंसी कोड बनाया गया, तो उन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज को देखा, क्या क्या हम कर सकते हैं, सब ऑप्शंस की लिस्ट है उनकी। फिर किसी ने समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ से होगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ से मिल रहा है। तो वो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इंसुलेशन, वॉल एंड रूफ इंसुलेशन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा है। पहला जो वर्जन आया, मुझे याद नहीं कितना, 4-5 साल जितना भी टाइम था, उन्होंने कहा सिर्फ एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे, इंसुलेशन। इसको ठीक करना है सब बिल्डिंग्स में, पुरानी बिल्डिंग्स में भी, नई बिल्डिंग्स में। फिर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, लाइटिंग वगैरह वगैरह। तो वो भी एक स्मार्ट चीज़ थी कि पहले अपने बेसिक्स को ठीक कर लें, सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको ठीक कर लें और फिर आगे चलें, एनवेलप को पहले बना लें। हाँ, इसमें भी बी का एक अच्छा रोल, बहुत अच्छा रोल ये रहा है कि बी ने जो ये इक्विपमेंट रेटिंग पे काम किया, आई थिंक वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो भी एक फाउंडेशन है कोड्स में आगे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। नहीं तो आप वैसे मैन्युफैक्चरर को मॉनिटर करना कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, और आम कंज्यूमर को तो समझ में नहीं आता रेटिंग सिस्टम। लेकिन ये बी का स्टार रेटिंग समझ में आता है कि 5 सितारे हैं तो बहुत अच्छा है, राइट, 1 सितारा है तो अच्छा नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तीसरी लर्निंग जो मैं शेयर करूंगा वो है इंडोनेशिया से। तो जैसे आपने कहा, इंडिया में भी कोड बनाता है नेशनल गवर्नमेंट, अडॉप्ट करना जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। वहाँ पे भी ऐसा ही इंडोनेशिया में उन्होंने ये कर दिया कि नेशनल कोड जो बना, उन्होंने कहा अब अगर आपने स्टेट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया सही से, तो उस पर आपकी रेटिंग जो है, वो सारे स्टेट्स को रेटिंग देते हैं, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। उससे इम्पैक्ट ये होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स रिलीज हो रहे हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपको हो सकता है थोड़े फंड्स कम मिले क्योंकि आपने कोड्स इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं किया। और ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बहुत सारे और जो कोड्स होते हैं सब शामिल है इसमें। तो एक तरह से वो फोर्स कर रहे हैं कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो आपका बजटरी एलोकेशन कम हो जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छा एक तरीका रहा। चाइना में उन्होंने किया है कि रेटिंग सिस्टम और कोड को एक ही उसमें कंबाइन कर मिला दिया है। तो उनका जो ग्रीन स्टार लेवल सिस्टम होता है, उसमें स्टार लेवल होते हैं 1, 2, 3। 1 का मतलब कोड कंप्लायंस, तो 1 तो सबको करना है, और 1 पे कोई इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं। जिसने 1 नहीं किया उसको परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा, और कितना मतलब रिगरस इम्प्लीमेंटेशन है इसका? शहरों में तो कहते हैं अच्छा है। अब चाइना में थोड़ा सा मुश्किल है ज़्यादा छानबीन करना, हाँ। क्योंकि चाइना बहुत ही टाइटली कंट्रोल गवर्नमेंट है, तो सच्चाई क्या है वो जानना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जितना मैंने देखा मुझे लगता है कि ठीक ठाक इम्प्लीमेंटेशन है। डिज़ाइन फेज में भी अच्छा है और बड़ी बिल्डिंग्स में खासतौर से इम्प्लीमेंटेशन में भी अच्छा है। तो ये इंटीग्रेशन से फ़ायदा ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, इंसेंटिव भी उसी से मिल रहा है। आप 2 स्टार या 3 स्टार पे चला जाइए तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा, 1 स्टार तो करना ही करना है। एक चीज़ और इसमें इंडोनेशिया में वापस जाता हूँ, इंडोनेशिया वालों ने एक अच्छा ये भी किया है कि थोड़ी पब्लिक शेमिंग भी शुरू कर दी उन्होंने कि जिसने कोड फॉलो नहीं किया, बिल्डिंग कोड, सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी कोड नहीं, बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग कोड का कोई भी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो साइट पे आते हैं, चेक करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। अगर उन्हें लगा ये चीज़ सही नहीं है,
आप सही तरीके का इंसुलेशन यूज नहीं कर रहे या लाइटिंग यूज नहीं कर रहे, पहले आपको टाइम देंगे कि आप ये ठीक कर लो। अगर नहीं किया ठीक तो फिर आके पूरा साइट को सील कर देंगे और बाहर एक बड़ा सा बैनर, लाल रंग का बैनर लगा के लिख देंगे ये साइट सील कर दी गई क्योंकि कोड फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा। उन सबको दिखती है पब्लिक, और बड़ा सा ताला भी लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे भी पब्लिक पे इम्पैक्ट होता है। आपको लगता है कि इज दिस कोड इन द करंट फॉर्म, अभी ECSBC करके भी जो नया कोड लॉन्च हुआ है जिसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग कोड बोलते हैं, वो उस करंट फॉर्म में उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो लगता है आपको कि मतलब व्हाट इज़ योर गट फीलिंग? आपने इतने सारे चीज़ एग्जांपल्स दिए, आपने बताया जैसे रशिया का एग्जांपल है, एक सिंगल चीज़ पे फोकस किया एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। जी, हमारे यहाँ पे कोड डे 1 पे जो कोड बना था उसका भी फीडबैक स्टेट से जब हम लोग लेते हैं, दे हैव बीन मेंशनिंग दैट द कोड इज सो कॉम्प्लेक्स, उनको नहीं समझ में आता है। जी। और वो कोड जो है वो 17 में जब रिलीज हुआ तो ये भी क्लेम किया गया था कि वो सिंपल बना है, फिर ये भी माना गया कि नहीं सिंपल एक्चुअली नहीं है बट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। जी। अब उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं, तो ऐसा ना हो कि हम रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। इज दैट समथिंग दैट यू ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग? काफ़ी हद तक मुझे लगता है हम उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और हम कंफ्यूज कर रहे हैं बिल्डिंग कोड और रेटिंग सिस्टम में। अब देखिए दोनों चीज़ें एक तरह से कॉमन ही हो रही है, जबकि हम उसको बेसिक्स को भी इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी तक इंडिया में 1700 बिल्डिंग्स हैं जो कि कोड कंप्लाइंट है, ECBC कंप्लाइंट है। दैट्स इट। 17 साल में 1700 बिल्डिंग, मतलब एवरेज एक साल में 100 बिल्डिंग। और बनती कितनी है? लाखों बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो हम बहुत पीछे अभी इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, नेग्लिजिबल है। हाँ। तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमें ये ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जहाँ पे अब मैं इन्वॉल्व होता हूँ, एक तो हम पॉलिसी लेवल काम थोड़ा हमारा कम है, लेकिन अभी मैं नेपाल में कुछ कंसल्ट किया था मैंने गवर्नमेंट को, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, बांग्लादेश में पहले किया था। तो मेरा सजेशन तो ये होता है कि आप सबसे पहले देखिए कि आप क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पर होगा, फिर आप क्या चीज़ है जो इन्फोर्स कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि समझ लीजिए अगर LCA रिक्वायरमेंट, लाइफ साइकिल एनालिसिस हम कोड में डाल लेते हैं जो कि आ गया है, तो उसको चेक कौन करेगा? हमारे पास लोग हैं, उनको पैसा कौन देगा इतना टाइम लगाने का कि पूरी चेकिंग कर सके? RETV कैलकुलेशंस वो चेक कौन करेगा कि एक्यूरेट है कि नहीं है? एनर्जी सिमुलेशन अगर कोई रिजल्ट दे रहा है, आपको पूरी रिपोर्ट थमा दी उसने डिजाइन बिल्डर की, चेक करने के लिए हमारे पास लोग हैं स्टेट लेवल पे। मोस्ट केसेस वी डोंट हैव दैट। क्यों ना आप उसको बिल्कुल सिंपल चीजें रखें। इंडिया में ज्यादातर क्लाइमेट्स में, ज्यादातर बिल्डिंग्स में कूलिंग का एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। लाइटिंग LED की वजह से बहुत कम हो गया। थर्मल कंफर्ट का एक है, और क्या है, वाटर हीटिंग हो सकता है एक बड़ा, सप्लाई साइड के इक्विपमेंट हो गए। हाँ, तो इस तरह के 3-4 चीजें आप आइडेंटिफाई करके उस पर एम्फसाइज करें, और जो चीज इंस्टॉल हो रही है बिल्डिंग में और उस पर ज्यादा फोकस करें। जैसे कुछ कोड्स में मैंने देखा, इंडिया में नहीं दूसरे जगह पे, कि वो यहाँ तक स्पेसिफाई करते हैं कि टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना होना चाहिए। अब ये चीज आप कैसे चेक करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे? जब कोड इंस्पेक्टर आया 24 कर दिया, वो चला गया, फिर 22 कर दिया, कौन कंट्रोल करने वाला है इसको? और हमारे यहाँ तो कोड इंस्पेक्टर जैसा रोल स्टेट्स में कौन सी एजेंसी को पता है कि उनके यहाँ कोड इंस्पेक्टर होने हैं? जी। ऑल्दो हमारे यहाँ पे ECBC एनर्जी ऑडिटर्स की तरह आई थिंक बिल्डिंग एनर्जी ऑडिटर का एक नया वो निकाला है जी। बट वो मुझे लगता है कि कब जाकर के उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कब इस तरह के एग्जाम्स होंगे, कब आएंगे, तो वो अपने आप में एक डिस्टेंट ड्रीम की तरह ही लगता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी। और वो स्टेट मशीनरी कभी उन सब चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करेगी? आई टोटली एग्री, इफ़ यू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स जस्ट टू इंश्योर कि लोग अच्छा काम करें और बहुत सही मतलब एक्यूरेसी हो जाए, तो शायद ये भी
शायद मुझे लगता है कि एक तरीके का चैलेंज ही पोज हो रहा है, और इसीलिए जो रिसेप्टिवनेस है अमंग द इम्प्लीमेंटर्स या जो इसको इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे हाउसिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो या एसडीएज हो, क्योंकि यही 2-3 मॉडल्स सारे स्टेट्स में हमारे यहाँ पे हैं इंडिया में। तीनों ही तरीके की जो कैटेगरी ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उन तीनों में ही इस तरीके की नो हाउ नहीं है। बिल्कुल। और ये मुझे एक बड़ी परेशान करती है बात बहुत पहले से, कि इंडिया की रेपुटेशन बहुत चीज़ों में बहुत अच्छी है, लेकिन कोड, लॉज, रूल्स को फॉलो करने में बहुत ख़राब है। आप किसी से भी पूछिए, वो कहते हैं अच्छा इंडिया में तो फिर वो तो कुछ किसी ने जुगाड़ लगा लिया होगा, तो ज़रूरी नहीं कि सही में फॉलो हुआ। तो वो हमें सही करना है कि जो लॉ है सही में ऐसा हो रहा है। तो उस पर पहला स्टेप ये कि आप लॉ को रिवाइज करिए कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। क्या लॉ में खराबी है लिखने में, या इम्प्लीमेंट करने वालों में हमें कुछ कमी रह गई, हमने ज़्यादा लोग नहीं रखे, सही टाइप के लोग नहीं रखे, उसको हम चेक नहीं कर रहे सही टाइम पे, पेनल्टी हमने सही नहीं रखी। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट इंसेंटिव्स, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ कोड। आई थिंक वी आर नॉट डूइंग दैट वेरी वेल। करेक्ट। तो आई थिंक 2-3 पॉइंट्स मुझे लगता है कि मैं इसको मे बी आई थिंक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करता हूँ। एक तो है कि कोड को मे बी आई थिंक चेकलिस्ट के फॉर्म में सिंप्लीफाई करें। मतलब अगर 10 पॉइंट्स हों तो भी हमें लगता है कि शायद लोगों को समझना आसान है और लोगों को समझाना आसान है, rather than having lot of maybe complexities around. I can understand कि हाँ आप maybe परफॉर्मेंस लेवल पे या एफिशिएंसी लेवल पे you can define lot of things, बट मुझे लगता है कि वो डिज़ाइनर का रोल अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है। जो डिज़ाइनर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है कि आप एस्ट्रे स्टैंडर्ड को फॉलो करें, कोड या ECS BC को फॉलो करें, वो इन एनी केस वो करेंगे करेंगे। बट जो लोग एजेंसीज हैं उनको तो सिंगल तरीके से चेक करने की आदत है। अभी भी जो लोग हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोग मैं देखता हूँ, उनके भी बिल्डिंग बाय लॉज का जो वैलिडेशन है वो उसी हिसाब से करते हैं। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिनको वो साइट पर जाकर के चेक करते हैं, और जब उनका सैंक्शन होता है तो भी उसी तरह से वो चेक करते हैं कि हाँ ये चीज़ आपका सेटबैक है, ये हाइट है, ये फायर के नॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल के नॉर्म्स हैं, ये एयरपोर्ट के नॉर्म्स हैं, सबकी NOC आ जाती है, तब वो उसको कर लेते हैं। तो जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एज यू मेंशन कि कैपेसिटी बिल्डिंग का जो चैलेंज है वो ही है। थर्ड पार्ट जो है, जो मुझे लगता है कि शायद डिमांड साइड से है, कि जनरली क्या है कि जो लोग एक कन्वेंशनल बिल्डिंग बना रहे हैं कंपेयर टू अगर हम लेट्स से कोड कंप्लायंट बिल्डिंग बनाएं, तो जैसे US में या इस तरह के और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, स्पेसिफिक इंसेंटिव्स, और ये कहिए कि ये डायरेक्ट ट्रेजरी बेस्ड इंसेंटिव्स नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का पैसा सीधे ना खर्च होकर के, लेट अस से कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि क्रेडिट लोन दे रहे हैं, उसका परसेंटेज सबवेंशन स्कीम के तरह उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम हो जाए। अगर कोई कोड थोड़ा सा, हाँ प्लीज थोड़ा सा, तो मतलब दैट इज द इंटेंट कि कहीं ना कहीं अगर हम इंसेंटिवाइज करने की मैकेनिज्म भी ले आए तो लोगों का जो थ्रेशोल्ड है कि अगर कहीं पे को बचने की कोशिश करें, एज यू मेंशन कि जुगाड़ कंपोनेंट हमारे यहाँ इंडिया में लोगों का है। देखिए रूल जो है ब्रेक करने की टेंडेंसी लोगों में क्यों आती है? ईदर यू हैव लेस मीन्स, आपके पास में संसाधन कम है, आपको लगता है कि थोड़ा सा कम करके अगर कुछ निकल सकता है तो निकाल लेते हैं। यही तरीका है, यही रीजन है। हमारे यहाँ डेमोग्राफी प्राइस सेंसिटिव है और हमें लगता है उसमें मुझे कोई दो राय या कोई डाउट नहीं है। बट अगर कोई तरीका है नॉट कि मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अपना पैसा खर्च करना है, बट देयर ऑलवेज अ वे आउट। कोई तो मैकेनिज्म होगा ही, कोई बिजनेस मॉडल जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसके थ्रू इस सिस्टम को इंसेंटिवाइज किया सकता है। वो भी मतलब सिस्टम का मतलब है कि मैं पूरे 100% की नहीं बात कर रहा हूँ, ओनली दोज पीपल हु आर डूइंग गुड, इतना तो बनता ही है। प्लीज दो बातें। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इंसान मतलब ऑल ह्यूमंस, वो उनके अंदर इतनी समझ होती है कि अगर किसी चीज में मेरा फायदा है तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। चाहे शुरू में थोड़ी सी मेहनत हो, लेकिन नॉर्मली कर लेते हैं। अपने फायदे के लिए लोग थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। तो इसमें हमने फायदा उनका दिखाया कि नहीं दिखाया। कोड की बात करें, अभी कोड इम्प्लीमेंटेशन करने से
उसको क्या फायदा हो रहा है, वो हमने शायद उतना अच्छा काम नहीं किया अभी। और दूसरी बात ये कि, और जो आप कह रहे थे ना कि लोग कोड क्यों नहीं फॉलो करते, हो सकता है उनको उसमें फायदा नहीं दिख रहा है। अब कोई ऐसे कोड का रिक्वायरमेंट है जो कि डजंट मेक सेंस फॉर दैट बिल्डिंग, कि ये काम करने से मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरी बिल्डिंग बेहतर हो रही है, खर्चा ही बढ़ रहा है, उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है जिसमें उनको देख रहा है कि हाँ मेरा खर्चा है, मुझे 2 लाख और लगाने पड़े, लेकिन मेरा बिजली का बिल इतना कम हो जाएगा, या मेरा टेम्परेचर कंफर्टेबल हो जाएगा, या जो भी फायदा है बात का, तो वो लोग कर लेंगे। तो ऐसी चीजें देखें जिसमें लोग कतरा रहे हैं करने से, कि इनको या तो फायदा पता नहीं है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको कैसे करने वो समझ भी नहीं आ रहा, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि कोड इम्प्लीमेंटेशन का इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट पे आप रुक रहे हैं, तो यू आर फॉलोइंग द लॉ, उसमें आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा? फेयर इनफ, वो सेफ्टी के लिए, वो सबके प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो द लॉ, दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। उसमें ये एक्सपेक्ट ना करें डेवलपर कि हम लॉ फॉलो करेंगे तो हमें इतना इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, या इंसेंटिव मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। वो उससे आगे करेंगे तब मिलना चाहिए, कोड के लिए नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे, मैं जब डेवलपर से कभी मिलता हूँ, अक्सर ये बात आती है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव डाल दे कोड के लिए तो हम कर देंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो ये तो मुझे बात समझ में नहीं आती। ओके, बट यूएस में भी ऐसा ही है, वहां पे कोई इंसेंटिव नहीं है, कोड के लिए नहीं है, कोड के लिए नहीं है। शुरू में हो सकता है कि अगर बिल्कुल नया नया कोड बनाए, आप 10 बिल्डिंग्स को चाहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन हो, उनको आप सपोर्ट कर दीजिए कि ठीक है, आप एज अ डेमो प्रोजेक्ट, एज अ पायलट प्रोजेक्ट, हम आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगे, टेक्निकल हेल्प या कुछ इंसेंटिव, ताकि फिर हम इन 10 बिल्डिंग्स को हाईलाइट कर सकें सबको। तो वो एक लिमिटेड बेसिस पे किया जा सकता है, लेकिन सबके लिए अवेलेबल करना मुझे लगता है तो गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान वाली बात है। गवर्नमेंट भी इंसेंटिव तब देगा जब उन्हें उसमें फायदा दिख रहा है लॉन्ग टर्म। कोड इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा ये ऊपर के लेवल का कंप्लायंस है। और जब भी हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की बात करें, चेकलिस्ट जैसे आपने, अभी के टाइम पे मेरे ख्याल से वो अप्रोच सही है। लॉन्ग टर्म जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, डिजिटल ट्विनिंग वगैरह आ रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग का ऑप्शंस आ रहे हैं, स्मार्ट मीटरिंग अवेलेबल हो रही है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड कोड्स भी आ जाएंगे। कि मतलब आपको गारंटी करना है कि आपका लेट्स से एनर्जी यूज इंटेंसिटी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर, एज लॉन्ग एज योर एनर्जी यूज इंटेंसिटी इज लेट्स से 100, ये बेंचमार्क है, आप कुछ भी करके इससे नीचे रखिए, और अगर ऊपर गई तो आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा। पॉसिबल ये भी है कि अगर नीचे गई से मतलब इफ योर बिल्डिंग परफॉर्मेंस इज एक्चुअली बेटर, देन उसमें हो सकता है कुछ इंसेंटिव भी दे दे। ओके, वो हो सकता है। और ये अभी दुनिया में एक्चुअली कहीं पे मैंने नहीं सुना ये हो रहा है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन आसान और हो जाएगा आज से 5 साल के बाद, मुझे लगता है ये चीज भी ऑप्शनल, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा सकता है। जैसे PLI स्कीम है, मान लीजिए कि समवन इज डूइंग, मतलब मुझे लगता है कि कोड में भी जैसे लेवल्स बने हुए हैं, क्योंकि जैसे ECBC प्लस है, सुपर ECBC है, आई थिंक ये कोड के लेवल्स बनाए भी इसी इंटेंट के कारण ही है, सो दैट someone who is doing better than the convention, maybe the base, they should get the incentive. तो और मतलब एक और मेरा जो कंपोनेंट है जो मुझे लगता है दैट कम्स टू माय माइंड एज ए क्वेरी एंड क्यूरियोसिटी, कि अगर हम लोग जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग लॉ को यही मान चलते हैं कि किसी ने नहीं फॉलो किया तो उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो भी अभी नोटिफिकेशंस हैं, किसी में भी ये पेनाल्टी क्लॉज बहुत ही सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लोग भी उस पेनल्टी क्लॉज को इस्टेब्लिश करेंगे वो उस चीज़ के लिए समझने के लिए भी ओपन होने चाहिए जी। क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत सारी चीज़ों से मतलब ड्रिवन है।
सीधे सीधे डिफाइन कर देना कि 40% सेविंग्स हो जाएगी कंपेयर टू द बेस केस जो कि कोड का बेस है, ये आसान भी नहीं है जी। और उसके बजाय अगर हम लोग परफॉर्मेंस लिंक कर लें और परफॉर्मेंस को ही रिवॉर्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, ऐसा भी मॉडल हो सकता है। बिल्कुल। एक एग्जांपल है, जैसे मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ पंजाब ने भी एक वो किया है, उन्होंने बोला है कि जैसे कोड कंप्लायंसेस पे, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस बेस पे नहीं किया, बट कोड कंप्लायंसेस पे प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट प्रोवाइड किया है। सो दिस इज नॉट द परफॉर्मेंस बेट, बट इट इज मोर लाइक कि आपका अगर बिल्डिंग कोड कंप्लायंट है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ परसेंटेज रिबेट मिल जाएगी। तो मतलब समथिंग कैन बी लिंक्ड विद द इंसेंटिव या इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड। इज दैट समथिंग दैट यू फील दैट मे वर्क? बिल्कुल, और ये चीज़ हम एक्चुअली जो IFC की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें ऑलरेडी हम ये शुरू कर दिया है। ओके। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड फाइनेंस, SLF एक ऑप्शन है जिसमें जो IFC का फाइनेंस आ रहा है वो किसी एक मेट्रिक के साथ लिंक्ड है। वो मेट्रिक हो सकता है एनर्जी यूज इंटेंसिटी, वो मेट्रिक हो सकता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, या किसी और वाटर का भी हो सकता है, कार्बन का हो सकता है। और उसमें नॉर्मली होता है कि पोर्टफोलियो लेवल पे, जैसे अभी हमने इन्वेस्ट किया माइंड स्पेस के साथ, ऑफिस उनका पूरा रीट है, तो माइंड स्पेस के साथ हमने पहले डिटरमिन किया कि अभी वो कहाँ पर है, अभी उनका एनर्जी इंटेंसिटी कितना है, और उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज किया था कि उनको इस साल तक 0 कार्बन होना है। एक उनका ऑलरेडी प्लान था। ठीक है। तो हमने एक वो ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर दी कि आज वो यहाँ पर है, आज से 12 साल बाद 10 साल के बाद उनको यहाँ पहुंचना है, तो ये लाइन है जिसमें उनको रिड्यूस करना है। रोड मैप बना दिया। अब हर 3 साल में उनके लिए एक टारगेट है कि EUI भी यहाँ था, 3 साल के बाद यहाँ होना चाहिए, उसके 3 साल के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और अगर वो फॉलो करते रहे तो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, या और अगर अच्छा किया उससे तो उनको एक थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो उसके पीछे रह गए तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा पेनल्टी भी हो। PS SLF में इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी आ गया है और ये इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे ना सिर्फ आप डिजाइन पे काम कर रहे हैं बल्कि ऑपरेशंस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इंसेंटिव इन द सेंस कि जैसे आपकी तरफ से जो क्रेडिट लोन दिया गया उसमें जो इंटरेस्ट है जी वो कम हो सकता है। ओके, फेयर पॉइंट। आई थिंक यही मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल होना चाहिए। इफ समवन वाज डूइंग वेल, मतलब हर चीज गवर्नमेंट की ही हो, ये मुझे लगता है कि ये मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट आई वाज बेसिकली मेंशनिंग कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मे बी मैकेनिज्म्स की। देयर आर ऑलवेज सर्टेन बिजनेस मॉडल विच कैन बी इनेक्टेड विद सच एक्टिविटीज। आप उसको परफॉर्मेंस बेस से लिंक कर दीजिए। जो अगर 10 साल का लोन है, अगर उसमें बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने कि अगर 2 साल के बाद में या 2.5 साल के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर लीजिए। इफ समवन इज एट द राइट ट्रेजेक्टरी तो उसको लिंक कर दीजिए उसके इंटरेस्ट है, और वही शायद लोगों को ड्राइव भी करेगा। बिल्कुल, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी जो है वो मार्केट ड्रिवन होगी। गवर्नमेंट का काम है कि मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करना ताकि पूरा बॉटम थोड़ा सा रेज हो जाए, अप हो जाए। हाँ, लेकिन पॉलिसी जैसे कि हमने बात की स्टार रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस, इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, दोज आर द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग ऑन, एंड आई एम ग्लैड दैट सम ऑफ इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। वेरी गुड। तो मतलब जैसे बेस केस हमारा डिस्कशन हो गया अब, है ना, तो हम सेकंड स्टेज पे आते हैं विच इज लिंक्ड विद द मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। तो जो हम लोग ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स की बात करते हैं, आप एज रेटिंग जो कि IFC का एक प्रोग्राम है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताइए कि एज जो है वो मतलब क्या एज लाती है फॉर द बिल्डिंग सेक्टर। मतलब हाउ इज इट बेटर a claimed rating system? क्या क्या इसकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं? मे बी आई थिंक 2-3 पॉइंट्स आई वुड से। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जाऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हाँ प्लीज। क्योंकि हम तो एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें क्या जरूरत पड़ गई एक रेटिंग सिस्टम लाने की मार्केट में। तो हुआ ये कि IFC जो है बहुत काफी इन्वेस्टमेंट करता है बिल्डिंग सेक्टर में भी, और आज से तकरीबन 15 साल पहले ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है। और बिल्डिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है।
बिल्डिंग्स में तकरीबन 30-40% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन आते हैं। तो उसमें हमने उसी के लिए वजह से हमने पॉलिसी लेवल पे भी काम शुरू किया। लेकिन जो हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जिसमें IFC इन्वेस्ट कर रहा था, हम चाहते थे कि वो भी ग्रीन बने। तो पहले हमने देखा कि एग्जिस्टिंग जो रेटिंग सिस्टम्स थे, लीड वगैरह के, उनके साथ काम किया जाए, और कुछ हद तक किया भी हमने। लेकिन फिर ये लगा कि बहुत सारे ये सिस्टम्स जो है ये इंडिया जैसी जगह में और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें एक्सपेक्ट करना कि वो लीड को फॉलो करेंगे कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो कॉस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, कभी कोई कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हाँ, कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इस टसल में हमने सोचा कि हम अपनी सिंपल एक चेकलिस्ट खुद बना लेते हैं, बट वी वांटेड इट टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड। हम नहीं चाहते थे कि किसी को फोर्स करें कि आपको यही टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या इसी तरह के आपके विंडोज बनाने हैं, या इसी तरह का आपको वाटर सप्लाई सिस्टम रखना है वगैरह वगैरह। तो हमने फोकस किया परफॉर्मेंस पे। फिर दूसरी चीज ये थी कि क्या परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, कौन सी कैटेगरी, कौन से एस्पेक्ट पे ज्यादा एम्फसाइज करना है। अब नॉर्मली रेटिंग सिस्टम्स में 7-8 कभी कभी 10 कैटेगरीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडोर एयर क्वालिटी वगैरह वगैरह। तो हमने कहा क्या चीज ऐसी है जो कि एक तो हाई प्रायोरिटी है और जो कि डिजाइन में काइंड ऑफ एम्बेडेड होती है, इंस्टॉल्ड होती है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं। तो कुछ चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एयर क्वालिटी। हर बिल्डिंग में मॉनिटर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसको चेंज करना बड़ा आसान है ऑपरेशनली। कोई भी आया, उसने फिल्टर चेंज किया, आपकी बिल्डिंग क्वालिटी बदल गई, या खिड़की खोल दी, एयर क्वालिटी बदल गई। लाइट क्वालिटी के लिए भी ये आसान चेंज करना। हमने सोचा ऐसी चीजें पे फोकस करते हैं जो कि हार्डवायर्ड हो, और प्रायोरिटी थी कार्बन सबसे पहले। कार्बन कहाँ से आता है? एनर्जी से आता है, और एनर्जी बोथ ऑपरेशनल एनर्जी कि आपके बिल्डिंग को चलाने के लिए जो अप्लायंसेस को, एयर कंडीशनिंग वगैरह को, ऑपरेशनल एनर्जी, और दूसरा इम्बॉडीड एनर्जी। इम्बॉडीड एनर्जी मतलब जो आपके बिल्डिंग मटेरियल है, जो आपने सामान इस्तेमाल किया दीवार बनाने के लिए, छत बनाने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, खिड़कियां लगाने के लिए, वो बनाने में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई और कितना कार्बन एमिट किया गया, वो नॉर्मली कोई उसका ध्यान नहीं कर रहा था, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा था। तो ये हमने सबसे पहले एनर्जी, ऑपरेशनल एनर्जी, इम्बॉडीड कार्बन और एम्बॉडीड एनर्जी, और फिर तीसरा एलिमेंट हमें लगा पानी। पानी जो है वो इंडिया जैसी जगहों में अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको रियलाइज नहीं किया है कि पानी की समस्या बिजली से ज्यादा है एक्चुअली। वो तो है। बिजली तो आपको सन से भी मिल सकती है, सोलर पावर। पानी के लिए तो हमारे पास बहुत कम सोर्सेज है। बोरवेल्स जो 4 साल पहले खोदे गए थे वो ड्राई हो गए, कितना अंदर खोदेंगे। एक्वाफर्स बहुत सारी जगह खत्म हो गए। भोपाल जैसी जगह जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी, अब बोरवेल्स में पानी नहीं है कई जगह। बैंगलोर में आपने देखा है कि किस तरह से पानी की प्रॉब्लम हुई, चेन्नई में प्रॉब्लम हुई। दोनों ऐसी जगह है कि बहुत ड्राई नहीं माना जाता उन्हें, पानी की समस्या। तो पानी को भी हमने फिर इंक्लूड किया, और पानी और बिजली में काफी कनेक्शन है, वाटर एनर्जी नेक्सस जो बोलते हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ इन चीज पे फोकस किया। हमने सोचा कि एक यूनिक बेसलाइन बनाया जाए हर बिल्डिंग का। और वो कैसे होगा कि सबसे पहले तो हमने स्टडी किया बहुत सारी बिल्डिंग्स, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, सर्वे किया कि इस शहर में, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं अभी, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के लीजिए। एनसीआर में मिडिल इनकम अपार्टमेंट्स आजकल कैसे बन रहे हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उनमें किस तरह का वॉल मटेरियल इस्तेमाल होता है, किस तरह की लाइटें इस्तेमाल होती है, किस तरह का एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल होता है, कंक्रीट की थिकनेस कितनी होती है, मिक्स कैसा होता है, अप्लायंसेस कैसे होते हैं, पानी के फिक्सचर कैसे होते हैं, वो स्टडी किया। प्लस वहाँ पे लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, बिहेवियर क्या है, कि
दिन में एक इंसान जो नॉर्मल ऐसे अपार्टमेंट में रहता है वो एक बार नहाता है, 2 बार नहाता है, या 2 दिन में एक बार नहाता है, सर्दियों में ज़्यादा नहाता है, गर्मियों में ज़्यादा नहाता है। इस तरह की चीज़ें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा करके एक बड़ा सा डेटाबेस बना लिया। और इंडिया में हमने किया तकरीबन 60 शहरों में, 60 बड़े शहर थे। और हमने स्टार्ट ही काम किया था 2014 में, और अब हमने पूरी दुनिया के हर देश को कवर कर दिया। हर देश का डेटा हमारे पास इस डेटाबेस में। अभी डेटाबेस तो बना लिया, यूजर्स को कैसे इस्तेमाल करना होगा ये डेटा, एक इंटरफेस हमने बनाया है जहाँ पे जाके आप अपना शहर आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं रहता हूँ दिल्ली में और ये बिल्डिंग बन रही है मिडिल इनकम अपार्टमेंट या 3 स्टार होटल या कुछ भी, आप जो भी आपका बिल्डिंग टाइप है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि इतना एरिया होगा, इतने मंजिल की बिल्डिंग है और इतने घंटे इस्तेमाल होगी। बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है उस डेटाबेस से आएगी कि इस तरह के मिडिल इनकम अपार्टमेंट बिल्डिंग दिल्ली रीजन में आजकल कैसे बन रहे हैं। उसने डेटाबेस से निकाला कि नॉर्मली इस तरह की वॉल मटेरियल यूज होती है, आपकी बिल्डिंग पे अप्लाई कर देगा। नॉर्मली इस तरह की लाइटिंग यूज होती है, वो आपकी बिल्डिंग पे अप्लाई हो जाएगी। नॉर्मली इस तरह का ऑपरेशन होता है, वो अप्लाई हो जाएगा। ये सब चीजें डिफॉल्ट बेस केस बिजनेस एज यूजुअल जो आप कहते हैं, वो आपकी बिल्डिंग ज्योमेट्री पे अप्लाई करके फिर वो लोकल वेदर को लेके और लोकल एनर्जी टैरिफ्स, पानी का जो रेट होता है, बिजली का रेट होता है, वो सब अप्लाई करके 1 साल का एक सिमुलेशन करता है और आपको बताता है कि नॉर्मल वेदर के हिसाब से, नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से अगर ये बिल्डिंग बनाई गई तो उसमें इतना पानी इस्तेमाल होगा, इतनी एनर्जी इस्तेमाल होगी और इतनी इम्बॉडीड एनर्जी लगेगी इसको बनाने में। तो ये 3 नंबर्स आ गए। ये हमारा बेस लाइन है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि अब इससे बेहतर करना है। ये तो सब कर ही रहे, इतनी बिजली पानी इस्तेमाल तो हो जाएगी अगर हमने कुछ ध्यान नहीं दिया ग्रीन का। अब इसको कम कैसे करना है वो हम गाइड नहीं कर रहे, मतलब उसको फोर्स नहीं कर रहे कि आप यही करो। हमने लिस्ट दे दी 25 चीजों की। आप बिल्डिंग एनर्जी कम करने के लिए आप पैसिव डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बिल्डिंगें सही साइज कर दीजिए, छज्जा दे दीजिए, शेडिंग दे दीजिए, ग्लास इस तरह से बनाइए कि धूप कम आए, मतलब गर्मी कम आए, लाइट आए ज्यादा, और भी वेंटिलेशन वगैरह। पैसिव डिजाइन हो गया। उसके बाद अगली चीज हो गई एफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट, कि आपने जो भी इक्विपमेंट लगाया वो सबसे एफिशिएंट लगाया। और तीसरी चीज रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हायरार्की हम प्रपोज करते हैं। चॉइस ओनर की है, डेवलपर आर्किटेक्ट की है कि आप किस तरह से चूज करें। लेकिन जो लिस्ट देखेंगे आप edgebuildings.com पे अगर जाएं, सॉफ्टवेयर खोलें, तो उसमें लिस्ट पहले पैसिव डिजाइन की होगी, फिर एफिशिएंट इक्विपमेंट की होगी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी की। तो आप उसमें पैसिव, एक्टिव एंड देन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी जी। तो आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। गोल ये है कि आपकी एनर्जी जो है वो 20% कम हो जाए बेस लाइन के मुकाबले। एक बार वो हो गया तो आपने एनर्जी स्टैंडर्ड मीट कर लिया। फिर दूसरे स्टेप पे जाए, पानी में भी वो बता देता है कि पानी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और आपके पास ऑप्शंस क्या है। क्या आप एफिशिएंट फॉसेट लगा लीजिए, और या फिर रिसाइकिल करिए वाटर, या रेन वाटर हार्वेस्ट करिए। वो सब आपने किया तो पानी भी कम से कम 20% रिड्यूस होना चाहिए बेसलाइन के मुकाबले। और तीसरी चीज मटेरियल्स, जहां पे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है अप्रोक्सीमेट आपका वॉल्यूम, कि आपका वॉल का वॉल्यूम कितना होगा अगर आप कन्वेंशनल मटेरियल यूज कर रहे हैं। नॉर्मल 200 mm 250 mm ब्रिक यूज कर रहे हैं आप, समझिए एक्सटर्नल वॉल्स में। तो पूरे बिल्डिंग की ज्योमेट्री तो हमने पहले ही डाल दी उसमें, तो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके सारे एक्सटर्नल वॉल्स अगर नॉर्मल लाल ईंट से बनते हैं तो उसमें भट्टे में जो जलता है फ्यूल, उसकी एनर्जी इतनी होगी, जिसको हम एम्बॉडीड एनर्जी जो है वो लिस्ट कर देगा। फिर कंक्रीट जो आपने इस्तेमाल की, उसमें सीमेंट है, स्टील है, मिट्टी है, उस सब का बनाने में जो एनर्जी है वो इतनी है, टाइल्स में इतनी है, वगैरह वगैरह, सब आपको एक लिस्ट दे देता है। तो अब आपको पता है कि कहाँ पे मेरी बॉडीड एनर्जी ज्यादा है, आप उस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर वॉल में ज्यादा है तो आप वॉल मटेरियल बदल दीजिए या थिकनेस बदल दीजिए। थिकनेस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अंदर का कंफर्ट तो इफेक्ट नहीं हो रहा,
लेकिन अगर हमने मटेरियल ब्रिक की जगह उसको हमने AC ब्लॉक कर दिया या हॉलो कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल कर लिया, तो इम्बॉडीड एनर्जी बहुत एकदम से गिरती है, क्योंकि उसमें बर्निंग है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो, बेसिकली आप कास्ट कर रहे हैं, मोल्ड में डाल रहे हैं कंक्रीट और सीमेंट और उसको सुखा रहे हैं बिना किसी फ्यूल के, राइट। तो वो बहुत अच्छा, एक रिलेटिवली अच्छा प्रोसेस है। सीमेंट फिर भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काफी कार्बन लगता है बनाने में, लेकिन ईंट के मुकाबले फिर भी बेहतर है। तो ये एक परसेप्शन जो है, पहले मुझे भी नहीं था। ईंट बड़ी एक रोमांटिक सा मटेरियल लगता था, मैंने भी खुद बहुत सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की है ईंट के साथ, लेकिन अब रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ईंट का नुकसान भी बहुत है, लाल ईंट का, खासतौर से इस बेल्ट में। हम नॉर्दर्न इंडिया में देखें, यहाँ पे एलोवेल सॉइल हम लोग यूज करते हैं। हाँ। आप यूपी में चले जाएं पूरा, तो हर जगह हर थोड़ी दूर के बाद एक भट्टा दिखता है। तो वो रियलाइजेशन तब आता है जब आप ये क्वांटिफाई करना शुरू करें। एज में हमने ये कोशिश की कि हर चीज को क्वांटिफाई करके इंफॉर्मेशन सामने यूजर को सामने दे दे, बिल्कुल सिंपल और रियल टाइम। आपने बटन दबाया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको डिसीजन लेने दे, हम उनके बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि हर आर्किटेक्ट इंजीनियर चाहता है कि वो उसके पास पावर हो, उसके पास कंट्रोल हो कि मेरी बिल्डिंग में क्या होना है मैं तय करूंगा, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन सही मिल जाए तो वो सही डिसीजन ले सकते हैं। फेयर इनफ। और दूसरी चीज में, एक डिसीजन लेने में कॉस्ट का भी फैक्टर होता है। वो भी हमें लगा कि कॉस्ट फैक्टर कई बार आर्किटेक्ट्स के पास, खासतौर से इंजीनियर्स तो फिर भी करते थे काफी हद तक, आर्किटेक्ट्स कॉस्ट कैलकुलेशन बाद में करते थे। सब कुछ बनाने के बाद अब एस्टिमेटर को दे दिया कि इसका एस्टिमेट बना दिए। हाँ। जबकि ये होना चाहिए इंटरैक्टिव प्रोसेस, कि आपके पास 4 तरह के विंडो ऑप्शंस हैं, तो आप उस पर सिर्फ डिजाइन मत देखिए, उसका ये देखिए उससे एक तो इम्पैक्ट क्या होगा, बिजली पे इम्पैक्ट क्या होगा, अंदर लाइट पे इम्पैक्ट क्या होगा, और कॉस्ट पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये चीज हमने एज के अंदर डाल दी कि डिसीजन लेना इसके लिए, इससे भी आसान हो जाए। और तो ये एक सिंप्लीफिकेशन था पूरा प्रोसेस का। सबसे पहले 3 चीजें सिर्फ, उसके बाद एक ये हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि पहले पैसिव, फिर एक्टिव सिस्टम, फिर रिन्यूएबल, और सारी इंफॉर्मेशन वहां देना अलॉन्ग विद इट्स कॉस्ट इम्प्लीकेशन। वेरी नाइस। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया, और पहले सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते थे, IFC फंडेड प्रोजेक्ट्स। फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने इसको ओपन कर दिया। अब जैसे मैंने कहा, ये हर देश के लिए अवेलेबल है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमारा फोकस डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन ये हर जगह यूज हो रहा है। फेयर इनफ। आई थिंक आई अंडरस्टैंड, मे बी आई थिंक द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड कि जो हमारा टूल है वो अपने आप में ही डेटाबेस ड्रिवन है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो मे बी डेमोक्रेटाइज्ड है, लोगों के पास है, बेस्ड ऑन व्हाट दे सी कि हम परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर सिलेक्शन, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं। वेरी नाइस। फिर भी मैं एक, मतलब जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक मैं स्टैट्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में टोटल जो बिल्डिंग रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड बिल्डिंग नॉट सर्टिफाइड, उसका जो टोटल मे बी पर जो स्क्वायर फीट है वो लगभग 10 से 12 बिलियन स्क्वायर फीट के आसपास होगा। चाइना में यही नंबर लगभग 65 बिलियन स्क्वायर फीट है, और यूएस में लगभग 350 बिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, रजिस्टर्ड तो हो सकता है हमारे यहाँ पे 10 से 15 हज़ार के आसपास या 12,000 रजिस्टर्ड बिल्डिंग्स होंगी। अगर मैं चाइना की बात करूं तो शायद रजिस्टर्ड बिल्डिंग्स का नंबर 25,000 के आसपास होगा। यूएस में नंबर 70,000 के आसपास है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें या तो बहुत तेजी से चलना है सो दैट वी कैन कैच अप फास्टर, और या तो स्पेसिफिकली हमें पता हो कि हाँ व्हाट आर द रीजंस कि हमारे जो नंबर हैं वो अभी भी कम है। सर्टेनली हम टोटल बिल्डिंग स्टॉक भी बात करें तो शायद यूएस और चाइना से कम है, इसके कारण भी एक रीजन हो सकता है। बट फिर भी अगर मैं देखता हूँ जो मे बी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है हमारे यहाँ पे, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूट है, डिफरेंस है, रेशियो बहुत एक्यूट है। जैसे हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है लगभग 15 से 20% के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है,
और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो भी हम लोग बना रहे हैं आज के टाइम में, उसका सिर्फ हम नंबर तो बड़ा दिख रहा है, बट उसमें से जो परसेंटेज ऑर्गेनाइज्ड है, जो रेटिंग कर रहा है, वो भी उतना ही कम होता जा रहा है। तो इसके अलावा भी स्पेसिफिक कोई रीजन है जिसको आपको लगता है कि दिस इज आइडेंटिफाइड गैप एंड द गैप हैज टू बी फिल्ड थ्रू मे बी आई थिंक 1 to 3 रीजंस? आपको लगता है ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग? मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को इसमें भी, बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं दिखता। हाँ, कि क्यों करें हम ये। कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स उससे ड्रिवन, मतलब उसकी वजह से कर रहे हैं। कुछ कंपनीज जो कि एमएनसीज को केटर कर रही है कि मतलब इनको ऑफिस बना दिया, अब इसमें आके अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वाले किराए पे लेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए हमने ग्रीन सर्टिफाई कर दिया। मेरे ख्याल से ये 2 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स हैं जो कि अभी ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग को इंडिया में। जो कंज्यूमर्स की तरफ से या डेवलपर्स की तरफ से जो ड्रिवन, वो प्रोजेक्ट्स कम है रिलेटिवली, क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा नहीं दिखता कि हम क्यों करें। तो एक बार अगर हमने उनको फ़ायदा दिखा दिया, और इसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जो कि हम भी कोशिश कर रहे हैं आईएफसी की तरफ से भी, कि हम किस तरह से ज़्यादा बिल्डिंग्स को इनकरेज करें, और वो सिर्फ वो क्रीमी लेयर के लिए नहीं, सब के लिए। तो जैसे हम इवन अफोर्डेबल हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उसको ग्रीन सर्टिफाई किया जाए। तो हम एज को तो एक ऑप्शन है ही, बाकी जो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। कोई अगर लीड, ब्रियाम वगैरह को फॉलो कर रहा है, गृहा को भी फॉलो कर रहा है, तो उसको भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी रेटिंग सिस्टम है उसमें एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, उसमें कम से कम ये 20% रिडक्शन की जो बात की मैंने, एनर्जी रिडक्शन या कार्बन रिडक्शन, वो हो एटलीस्ट। और तीसरा है कि उसमें साइट ऑडिट हो रहा हो। जैसे आपने भी नंबर्स जो कोट किए, ज्यादातर वो रजिस्टर्ड वाले नंबर्स हैं। करेक्ट। अब रजिस्टर के बाद क्या हुआ, रजिस्ट्री तो मतलब ये होती है कि मैंने इंटेंट शो किया कि हाँ मुझे करना है, आगे किया क्या उसका प्रूफ होना चाहिए। और किया इन ड्राइंग्स फेज में, जब मेरी ड्राइंग्स बनी उसमें सचमुच मेरा ड्राइंग ऐसा था कि वो कंप्लाई कर सकता था स्टैंडर्ड को, वो हुआ प्रिलिमिनरी सर्टिफिकेशन या प्री डिजाइन जो भी कहें, और फिर फाइनल जो है वो साइट वेरिफिकेशन। असल नंबर तो वो है कि साइट पे बना क्या। तो मुझे लगता है इंडिया में भी हमें ये जो क्या कहते हैं फुटप्रिंट का जो हम वर्ड यूज करते हैं अक्सर रेटिंग सिस्टम्स के, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि फुटप्रिंट का मतलब क्या है। रजिस्टर्ड है या सर्टिफाइड है? हाँ, रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड भी किस लेवल पे, डिजाइन पे या फाइनल। करेक्ट। हमें फोकस करना चाहिए फाइनल पे, बिकॉज दैट इज द रियल नंबर। और चाइना वगैरह में जो काम हुआ है वो इस वजह से भी ज्यादा हुआ है क्योंकि उन्होंने कोड के साथ इसको कंबाइन कर दिया था। तो इंडिया में एक तो फाइनेंस अगर ज्यादा फ्लो करने लगे, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक लिमिटेड हद तक ही कर सकते हैं। अभी जरूरत है कि जो लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, फंड्स है, वो भी कह दें कि अब हम ग्रीन बिल्डिंग के अलावा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। तो अब क्या लगता है क्यों नहीं कहते वो? मतलब ऐसा क्या लिमिटेशन है? उनको पैसा तो दे ही रहे हैं, पैसे का जो मे बी मॉनिटरिंग है विद रिस्पेक्ट टू कि जो पैसा है जो उन्होंने किसी ने क्रेडिट पे लिया है, लोन लिया है मान लीजिए, वो पैसा कहाँ लग रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं वो जी। तो जब इस तरह की चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि वो जो भी घर बन रहा है मान लीजिए, क्योंकि अगर मैं डेमोग्राफिकली देखूं तो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट सबको है, पैसा जो है ज़्यादातर लोग पैसा लोन लेकर के फिर घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, सबको आज के टाइम में लोन भी आसानी से मिलने भी लगा है जी। तो अगर इंस्टीट्यूशंस लाइक SBI, HDFC, NHB या इस तरह की जो भी पंजाब नेशनल बैंक, अगर ये जितने भी बैंक्स हैं अगर ये इसको लिंक कर दें तो शायद इस तरह के जो नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। बट व्हाट इज द रीजन? क्या लगता है उनको समझ नहीं आता? इज देयर एन अवेयरनेस इशू? अवेयरनेस इशू भी है कि ऐसा हमें क्या फायदा, इन्वेस्टर्स को भी क्या फायदा है वो सोचते हैं। तो
दुनिया लेकिन बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। आप देखिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे, उन्होंने ऑलरेडी कर दिया कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईएफसी को ले लीजिए या दूसरे इन्वेस्टर्स को ले लीजिए, यूके में BII है और CDP है वगैरह वगैरह, ये अब सारा ग्रीन बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। तो अक्सर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी फंड्स वहां से लेते हैं। हाँ, बट वो क्या है कि वो ऑर्गेनाइज मार्केट को ही कैटर कर रहे हैं, प्रॉब्लम यही है। हाँ, मतलब अनऑर्गेनाइज जो हमारे यहाँ पे मे बी 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, तो हम उसको, वहां पे गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट अब इनको मैंडेट कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को कि आप जो फंड्स दे रहे हैं या तो 2 टियर्स बना दें कि ये नॉन ग्रीन ब्राउन प्रोजेक्ट्स और ग्रीन प्रोजेक्ट्स, उसमें डिफरेंस होना चाहिए कि ग्रीन को कुछ बेटर टर्म्स मिले। करेक्ट। और क्यों मिले? क्योंकि दोज आर बेटर फ्यूचर प्रूफ प्रॉपर्टीज। रिस्क कम है उसमें, कि रिस्क इस तरह से कम है कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं आज, आपने ग्रीन बिल्डिंग कोड्स चलिए फॉलो कर लिया आपने, लेकिन कोई रेटिंग सिस्टम अच्छा फॉलो नहीं किया आपने, मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, तो आज से 10 साल के बाद हो सकता है आपको रेट्रोफिट करना पड़े। आज से 5 साल के बाद हो सकता है आपके पास किराएदार आना कम हो जाए। हो सकता है आप को एक्सपेंसिव रेट्रोफिट करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़े। हम लोग लाइफ साइकिल 50 साल की है तो जी, आपको मेंटेनेंस भी हर 5 साल के हिसाब से सोचना होगा। वो भी है, खर्चा आपका डे टू डे बढ़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी इससे अब अफेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। 100% बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनीज पे ध्यान दे रही है कि ग्रीन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स जो है उसको थोड़ा प्रेफर्ड करते हैं। रेजिलियंस का एक फैक्टर जो है, जो कि अब आ रहा है, रेजिलियंस का मतलब कि बिल्डिंग्स कितना क्लाइमेट चेंज को बेयर कर सकते हैं, उससे इम्पैक्ट कितना होगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर आ रहा है, जो कि ग्रीन के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर आ जाता है। क्लाइमेट ग्रीन कुछ भी आप कह लें, वो भी गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा शुरू में पुश करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनीज को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि इससे फायदा सबका है। अगर हमें फ्यूचर प्रूफ होना है, जो आगे जो फ्यूचर एक बड़ा भयानक सा फ्यूचर अक्सर हमें प्रेजेंट किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, और वो रियल है काफी हद तक। हाँ, बिल्कुल। हम देख चुके हैं अभी पिछले 1-2 साल में ही, बिल्कुल जरा सा टेम्परेचर 50-55 तक आ गया था ना, तो क्या हालत हो गई थी लोगों की। तो अगर 60 डिग्री सोचिए अगर टेम्परेचर हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इस तरह के घर नहीं है, इस तरह के एसीज नहीं है। हाँ, बट आतिफ, हमने कई सारी जगह पे ऐसा देखा है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसा पैसा रहता भी है, विच हैज़ अ मैंडेट टू डिसबर्स दैट मनी टू दोज होम ओनर्स और टू द इंस्टीट्यूशंस जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आगे, लेट्स से NBFCs, कि वो लेट्स से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अभी पैसा भी हैव सीन द मनी केम फ्रॉम AFD और सच मे बी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और वो आया उसके लिए, और फिर वो सही तरीके से डिसबर्स नहीं किया गया। ऑल्दो दिस इज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर इज नो सच रिपोर्ट अवेलेबल, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, इफ इट ओनली इवेलुएट्स द एग्जिस्टिंग मे बी कैपेसिटी टू रिटर्न द मनी बैक टू द लेंडर, अगर यही इसका मैकेनिज्म है पैसा देने का, तब तो फिर उसमें एनर्जी एफिशिएंसी जैसी कोई चीज तो है नहीं जी। तो हम इसको क्यों नहीं मतलब सुधार रहे हैं? मतलब व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एग्रेसिवली मे बी फॉलोइंग दिस क्लॉज? अगर गवर्नमेंट कार्बन न्यूट्रल या इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जैसे डिक्लेरेशन आया कि 2070 में कार्बन न्यूट्रल बनना है, अगर वो बनना है और होना है तो फिर हम इस तरह की छोटी से लेकर के बड़ी सभी चीज़ों को जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। उसमें कुछ इनोवेशंस की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। यहाँ पे भी कुछ इंटरनेशनल कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक US में बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट था पेस के नाम से। करेक्ट, हाँ। तो उसमें अभी भी चल रहा है शायद वो, अभी भी ये चल रहा है। हाँ। उसमें होता ये कि आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो डिपेंडेंट है आपके एक्चुअल एनर्जी परफॉर्मेंस पे। मतलब आपका बिल्डिंग पुरानी है लेट्स से, उसको इम्प्रूव करना है, तो गवर्नमेंट या कोई जो भी फंडर है वो आके पैसा डाल के उसको इम्प्रूव कर देगा। अब आपको इमीडिएटली उसको पैसे वापस नहीं करने, जो इसमें 2 तरह से हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी टैक्स में वो एडजस्ट हो जाएगा, या फिर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ऑन बिल टाइप का, ऑन बिल फाइनेंस। मतलब आपका बिल
थोड़ा थोड़ा हर महीने बढ़ जाएगा, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा आपको। और हो सकता है आपका इम्प्रूवमेंट की वजह से बिल वैसे ही कम होता। पहले आपका समझिए 1000 रुपये बिल आ रहा था, आपने इंसुलेशन लगा दिया या आपने एयर कंडीशनिंग बेहतर कर दिया और आपका बिल 1000 से अब 700 रह गया, 300 की बचत हो रही थी। लेकिन ये जो खर्चा हुआ उसमें फिर आपके बिल में पैसे बढ़े, 250 बढ़ गए, हर महीने आपको 250 रुपये ज़्यादा देने। इवेंचुअली फिर भी आपका बिल 950 है, पहले 1000 था अब 950। आपकी बचत फिर भी हो रही है। हाँ। और 10 साल के बाद या जितना भी टाइम लगेगा उसको रीपे करने के, उसके बाद आपका बिल 700 हो जाएगा फिर से। तो इस तरह के इनोवेशंस किए जा सकते हैं और कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें ये मेन स्ट्रीमिंग की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को कम से कम मेहनत में एक एफिशिएंट घर मिल जाए, एफिशिएंट बिल्डिंग मिल जाए। और ये मेरे ख्याल से सच्चाई रहेगी कि ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग जो है वो हर बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं होगा। कुछ ही बिल्डिंग्स हैं जो कि ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अडॉप्ट करेंगे। मतलब वॉलंटरी मार्केट है जो नॉर्मल आप अपना घर बना रहे हैं अगर, तो आपको शायद कोई फायदा नहीं दिखेगा, मैं क्यों रेटिंग लूँ, मुझे ना घर बेचना ना किराए पे देना, मैं तो खुद रहना है, मुझे अच्छा घर है, ठीक है, मुझे बिजली का बिल कम होगा, रेटिंग पे क्यों जाऊँ मैं। तो बहुत सारे घर ऐसे भी बनेंगे। तो उसमें में इस तरह के मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल उसमें हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कई साल से अब तो चल रहा है कि बिजली के बिल जो आते हैं लोगों के पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में खासतौर से, उसमें साथ में एक नेबरहुड स्कोर भी होता है कि आपका बिल जो है वो आपके नेबर्स के मुकाबले कितना है। और हमारी ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हमारे जैसे दूसरे लोग जो हैं हमारी सिचुएशन में, हमारे पड़ोसी या एक जैसे जो सिचुएशन में वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, परफॉर्म कर हमारे पड़ोसी के बिल हमसे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा होना चाहिए नहीं, हमें अच्छा दिखना चाहिए, हमारा स्कोर बेहतर होना चाहिए पड़ोसियों के मुकाबले। वही तो वो एक टेंडेंसी को इस्तेमाल करके, और इसमें उन्होंने मॉनिटर किया कि ऐसा स्कोर देने से 3% तक की बचत हो जाती है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक स्कोर देना है और लोग खुद अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिंपल चीजें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ना टाटा, अडानी और जो भी कंपनीज अब प्राइवेट कंपनीज खासतौर से, उनके साथ ये शुरू किया जाए। हाँ, मतलब बिल्डिंग्स प्रोग्राम में या डिस्कॉम के थ्रू इस तरह के कुछ एक इनोवेटिव मैकेनिज्म्स जरूर लाने चाहिए। एज यू मेंशन कि कंज्यूमर बिहेवियर कंपोनेंट है, मतलब वो हो सकता है कि डायरेक्टली सीधे सीधे ना दिखे, बट मे बी आई थिंक व्हेन यू लुक बैक आफ्टर 5 years तब वो चीज़ें दिखेंगी। हाँ, मतलब ग्रेजुअली किस हिसाब से 2% 3%, मे बी एट द मास स्केल इट इज़ अ बिग नंबर। ऐसे शायद नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी 2-3% का फर्क नहीं पड़ता है उतना, बट शायद मे बी एट द नेशनल लेवल इट इज़ अ बिग नंबर। आप सबको एक्युमुलेट कर दें तो शायद एक पावर प्लांट की ज़रूरत को आप मतलब हटा सकते हैं जी। तो यूएस में जो मैं काम करता था उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी उसकी फंडिंग कहाँ से आती थी। जो वाइट ग्रुप में मैं काम करता था वो पूरा फंडेड था लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से। तब लोगों को सोच के हैरत होगी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्यों फंड कर रही है ऐसा प्रोजेक्ट जिससे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम हो। बिस्किट बनाने वाली कंपनी तो ये नहीं कहती कि किस तरह लोग बिस्किट खरीदना कम कर दें या बिस्किट खाना कम कर दें। बिजली की कंपनी ऐसा क्यों करी? वो इसलिए क्योंकि 2 रीजन थे। एक तो उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए पावर प्लांट बनाना बहुत महंगा पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स है उसी से काम चलता रहे। और दूसरी चीज, और उसमें डिमांड सप्लाई, मतलब जो पीक डिमांड हो तो उसको कंट्रोल करना। पीक मैनेजमेंट तो सबसे बड़ा कॉस्टली पार्ट वही है उनकी। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया था। गवर्नमेंट ने कहा कि आप बताइए कि आप किस तरह से पीक डिमांड और इवन कंजम्पशन को कम करेंगे। आपका जितना भी रेवेन्यू हो रहा है उसका 1% इसमें लगना है। प्रोग्राम आप डिफाइन करिए। तो इस कंपनी ने, एक्सेल एनर्जी कंपनी थी, उसने ये डिसाइड किया कि हम कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाएंगे जो कि इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को जाके एनालिसिस करके देगा एट नो कॉस्ट। इनफैक्ट उनको कैश इंसेंटिव भी मिलता था। आप अपना पीक डिमांड कम करिए तो आपको
आपका रेगुलर खर्चा तो कम होगा ही, साथ साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पैसा देगी, आर्किटेक्ट को भी देगी, डेवलपर को भी देगी, और जो हम कंसल्टेंट्स थे उनको भी देगी। विन विन सिचुएशन। ये चीज़ हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। रेदर मुझे लगता है कि वी ऑल्सो आर वर्किंग विद लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जहाँ पे हम लोग इस तरह के DSM प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्राइमरली दीज DSM प्रोग्राम्स, अभी ये सब प्रोग्राम्स जस्ट शुरू हुए हैं, तो ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो मे बी कंज्यूमर अप्लायंसेस पे बेस्ड हैं, या कह लीजिए सोलर एनर्जी पे या रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड हैं। बट सर्टनली मतलब वी कीप डिस्कसिंग, बिकॉज हम लोग बिल्डिंग सेक्टर में इतना सारा काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि वी कीप थिंकिंग कि हम बिल्डिंग्स को कैसे इस तरीके के कंपोनेंट से इंटीग्रेट करें। और सर्टनली मुझे लगता है कि शायद प्राइवेट डिस्कॉम्स उस तरीके की इनिशिएटिव्स को लेकर के एटलीस्ट अ टेस्ट रन तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो वी कैन एक्चुअली लुक एट दीज प्रोग्राम्स मोर क्लोजली एज वेल, टुगेदर एज वेल विद IFC। जी, तो वाला पार्ट है। बट कमिंग बैक टू मे बी आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट्स जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज मटेरियल में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव आल्सो रेज द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन सीमेंट या सीमेंट या स्टील। यू आल्सो मेंशन कि सीमेंट बेस्ड या RCC वॉल कंस्ट्रक्शन इज a better proposition compared to a red brick wall construction, not with the performance base पे, but maybe I think the upper crust या upper layer का जो soil वो लोग यूज करते हैं उसके कारण से भी उसका इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्चुअली किलिंग सोल्यूशन अवेलेबल है, अनलेस उसके साथ आप कुछ हाँ या तो इंसुलेशन यूज करें। जी बिल्कुल ठीक बात है। बट इन जनरल जो न्यूअर मतलब मटेरियल जहाँ पे हम लोग EPD की बात करने लगे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर, इन्वायरमेंट प्रोडक्ट डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, या इस तरह के जो मे बी सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन है या ग्रीन मार्क्स, इस तरह के जो सर्टिफिकेशन है पर्टिकुलरली जैसे EPD, क्योंकि US में इस तरह की एक्टिविटी शुरू हुई एंड देन वी सी द सर्टिफिकेशन टेकिंग प्लेस एंड देन देयर इज अ डिमांड अवेलेबल ऑल्सो। फिर EU में भी इस तरह की आई, अब उसमें जैसे CBAM करके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आया, तो जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द CBAM कंप्लायंसेस, उनकी डेटा शीट आती है उसको भरना है। इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पे वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड सीइंग जब प्रोजेक्ट्स जैसे रेटिंग के आते हैं उसमें EPD सर्टिफिकेशन की आ गई। पहले हम फ्लाई ऐश या रिसाइकिल कंटेंट की बात करते थे जी, तो देखा है तो मटेरियल में भी वी ऑल्सो सी द अप मे बी अ ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। आपको मतलब अभी क्या लगता है कितना समय लगेगा? क्योंकि फॉर एग्जांपल वी वर डूइंग वन प्रोजेक्ट इन US और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको सबसे ज़्यादा पता था कि हाँ कौन से EPD सर्टिफिकेट चाहिए, किस कंपनी का कौन सा मॉडल है, और एवरीथिंग, नॉट ओनली द सिविल मटेरियल आई एम टॉकिंग अबाउट, he was knowing almost everything कि कहाँ पे है, क्या कॉस्ट है, मटेरियल का कौन सा मॉडल पे ये EPD सर्टिफिकेट अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो कंपोनेंट है वो इतना मेच्योर नहीं है। इतना क्या मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो कि शायद इस तरह के नो हाउ या डिस्कशंस का हिस्सा बनते हैं। उनको लगता है कि इफ़ दे हैव अ टीम तो फिर वो टीम उसको देखती है, इफ़ दे डोंट हैव अ टीम तब तो फिर उस प्रोजेक्ट को पता नहीं कौन देखता है। तो मतलब वो इस तरह के चैलेंजेस हैं जो कि हमें लगता है कि पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन की इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है वो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन बहुत ही चैलेंजिंग सा दिखने लगता है। तो ये जो माइंडसेट है, बेसिकली कंज्यूमर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्टर माइंडसेट है या जो बिल्डिंग स्टेक होल्डर है उनकी माइंडसेट है, इस तरह की न्यूअर नो हाउ से अपने आप को बचाते ही रहते हैं। हमारे अभी तक के तो यही है, बट आई एम नॉट पेसिमिस्ट अबाउट द प्रोग्रेस। हमें लगता है कि अगले 5 से लेकर के 10 सालों में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज भी होंगी। पीपल विल हैव लॉट ऑफ एडॉप्शन फॉर सच न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड द मटेरियल्स एंड द इक्विपमेंट अराउंड दिस एरिया। बट अभी चैलेंज तो बहुत ही विजिबल है। सो व्हाट इज योर मे बी आई थिंक से ऑन दिस? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो आपने कही उसका एक कॉमन लिंक है वेरीफाइड डेटा। सोल्यूशन ही कह लीजिए आप उसको, कि एक बार
जो भी स्टेक होल्डर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो एंड यूजर हो, मतलब जो होम ओनर ये कह लीजिए, या बिल्डिंग ओनर, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, उसको अगर हम यकीन दिला दें, भरोसा दिला दें कि ये जो डेटा है इस प्रोडक्ट के साथ या इस बिल्डिंग के साथ या इस इक्विपमेंट के साथ वो चेक किया गया है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, और वो क्लियर सिंपल लैंग्वेज में मौजूद हो। मैं फिर से जाता हूँ, ये जो स्टार रेटिंग की बात कर रहे थे इक्विपमेंट की, तो ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? मुझे लगता है एक रीज़न ये था कि एक तो बहुत सिंपल इन्होंने बना दिया, और साथ साथ में उसका बेनिफिट भी दे दिया। अगर आप 3 स्टार रहेंगे, आपका साल में 2025 रुपए आपके सेव होंगे, टिपिकल रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई भी देख के समझ सकता है ये चीज़, और ये टेस्ट किया हुआ है। ये जो सारे इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बना दिया कि ये ऐसी लैब्स में टेस्ट होने या इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट देने, तभी वो हम मानेंगे। ये चीज़ अब इक्विपमेंट पे होना चाहिए। ईपीडीज का एक प्रोसेस है जो बड़ा रोबस्ट है, इंडिया में अभी नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपना प्रोडक्ट स्पेसिफाई करते हैं, इवन अपने ब्रोशर्स में डालते हैं मैन्युफैक्चरर्स, या पब्लिक फोरम पे डालते हैं, इवन कुछ डेटा बेसिस में जो आपने कहा, वो कुछ हद तक वेरीफाइड नहीं है, या फिर वो डेटा है ही नहीं, बस लिखा है दिस इज अ ग्रीन टाइल, राइट, ग्रीन सेरेमिक टाइल। ग्रीन क्यों है, कैसे है, और क्या मेट्रिक यूज किया गया है, वो पता नहीं। दिस इज अ ग्रीन वॉल मटेरियल, उसमें भी कुछ मेट्रिक कितनी, इम्पैक्ट कितना होगा परफॉर्मेंस। ग्रीन इज जस्ट एन एडजेक्टिव जी। तो हमें वो मेट्रिक्स, वो बेंचमार्क्स सब मटेरियल के डिफाइन करके, फिर वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स भी, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन जब भी कोई चीज़ ऐसे पब्लिकली आए तो वो साथ में वेरिफिकेशन के साथ आए। तो हम लोग भी इससे काफ़ी जूझ रहे हैं, इस इशू से। ईपीडीज का हमने बहुत तलाश की, तो इंडिया में तो ईपीडी सर्टिफाइड बहुत कम प्रोडक्ट्स, बहुत ही कम है। हाँ। तो हमने, क्योंकि हम लोग ऐसे मार्केट के साथ डील कर रहे हैं जो कि अक्सर क्रीमी लेयर नहीं है, वो मिडिल सेगमेंट है या फिर इवन बॉटम सेगमेंट है, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम सोच रहे हैं एक डेटाबेस बनाएं पब्लिकली अवेलेबल, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, जैसे समझ लीजिए BLDC फैंस, या फिर हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स, या फिर लो फ्लो फॉसेट्स वगैरह वगैरह, उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो, वेरीफाइड, टेस्टेड बाय एन एक्रेडिटेड गवर्नमेंट लैब, और इवन प्राइवेट लैब एक्रेडिटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड उसमें साथ साथ में परफॉर्मेंस उसका फीचर्स हो, इससे फ़ायदा क्या होगा, और उसमें उसका कॉस्ट कितना है, लोकेशन स्पेसिफिक हो कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे विद इन 20 किलोमीटर्स मुझे पता करना है ये चीज़ कहाँ मिल सकती है, वो उसमें सारे स्टोर दिखा दे कि यहाँ से मैं जाऊँगा तो उल्टे हाथ पे एक दुकान है, वहाँ पे मैं ये इस तरह का नल खरीद सकता हूँ जिसमें इस तरह का फ्लो आएगा। और तीसरी चीज़ कि अगर फाइनेंसिंग अवेलेबल है उसकी, आजकल प्रोडक्ट फाइनेंसिंग बहुत चीज़ों की अवेलेबल, हाँ बिल्कुल, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाए कि अगर एक्सपेंसिव कोई चीज़ है, सोलर वाटर हीटर है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है घर होम ओनर्स के लिए, उसमें फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या हैं किसी भी कंपनी से, तो वो भी मिल जाए, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो मिल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर बहुत आसान एक सिंपल इंटरफेस के जरिए हम यूजर्स तक पहुंचा दें, तो मेरा मानना है कि लोग अपना फायदा देख के उसको अडॉप्ट करें। इस तरह का डेटाबेस जैसे यूएस ऐसी कंट्रीज में है अवेलेबल है, इंडिया में भी कुछ हद तक कहीं कहीं है, हम उसको कंसोलिडेट करके और आसान करना चाहते हैं। ओके, नहीं बहुत मतलब आई थिंक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये, और मुझे लगता है कि अगर हो जाए तो शायद जो कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आई थिंक वी ऑल्सो एज ए कंसल्टेंट वी सी कि डेवलपर, चाहे वो जिस भी लेवल के डेवलपर्स हों, Tier 1 Tier 2, सब जगह पे इंफॉर्मेशन गैप है जी, बिकॉज सबके यहाँ प्रोक्योरमेंट मॉडल्स जरूरी नहीं कि उतने ही स्ट्रिंजेंट या रोबस्ट बने हुए हों, देयर इज ऑलवेज सम गैप विच आर देयर। तो अगर वो कहीं पे इस तरह का डेटाबेस अवेलेबल है
which is available maybe I think on free of cost basis या supported by or certified by the government, मुझे लगता है कि they'll certainly be more than happy to have such infrastructure available. और इसमें ऐसा नहीं कि हर इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, उसका एक्सेस करना मुश्किल है और उस पर भरोसा करना मुश्किल है. वही वो ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है, नो डाउट अबाउट इट. यू ऑल्सो मेंशन वन पॉइंट आतिफ कि लोअर सेगमेंट है ना, जब हम लोग हमारे इंडिया के भी हिसाब से अगर देखते हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 35% पॉपुलेशन या डेमोग्राफी जो है वो अर्बन सिटीज़ में रहती है, अर्बन या सेमी अर्बन कह लीजिए, जिसका मोटा मोटा नंबर लगभग 50 करोड़ लोग जो हैं उस जगह पर रहते हैं. और ये भी मतलब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो अभी 35% इट विल रीच टू द 50% बाई मे बी आई थिंक जब हमारे 2050 कह लीजिए या सेंटिनियल ईयर के आसपास तक. इसका मतलब है कि जो माइग्रेशन है वो धीरे धीरे हो रहा है. और उसका मे बी आई थिंक वन रीज़न दैट आई थिंक द बेटर एस्पिरेशंस, चाहे वो पैसे के लिए हो चाहे वो कंफर्ट के लिए हो. तो जो ये कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ जैसे रूरल हाउसिंग हो गया या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, क्योंकि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए ये इस तरह की हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. और इसीलिए मुझे लगता है काफ़ी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे स्लम्स का इशू बनता जा रहा है. और किसी भी आप अर्बन सिटी में देख लीजिए जो कि टीयर 1 सिटीज़ हैं, सब में ये अर्बन पॉपुलेशंस का हिस्सा बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके. तो इसका मतलब इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है, चाहे वो रेंटल हाउसिंग हो चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो. If the housing is available at the affordable cost, why not? People should have, maybe they have the rights to have the home. उसमें मुझे डाउट नहीं है कि हाँ लोगों को एस्पायरिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल they have to be aspirational. तो इस तरह के लिए जो सेगमेंट है उसको किस तरीके के मैकेनिज्म, एक तो है कि फाइनेंसिंग अवेलेबल हो, दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग, बिकॉज यू ऑल्सो रिप्रेजेंट IFC, सेकेंड दे ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबिलिटी उससे लिंक्ड हो जाए, तो शायद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो एनी मे बी पॉइंटर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. शहरों में आप बिल्डिंग देखिए, हमारी बिल्डिंग क्या हर चीज़ हर अप्लायंस वो यूज़ करते हैं जैसे कि कोई डेवलप्ड कंट्री यूज़ करता है. एयर कंडीशनिंग यूज़ हो रही है, फ्रिज यूज़ हो रहे हैं, माइक्रोवेव यूज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह, सारे अप्लायंसेस यूज़ होने लगे, वाटर हीटिंग वगैरह सब. तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम नहीं है, ऑन एन एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि गांव में आप जाएंगे तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने गिनाई वो नहीं इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उनका कंजम्पशन बहुत लो है. तो एवरेज आउट हो जाता है और उनका नंबर अभी ज़्यादा है रूरल एरियाज का, अर्बन का कम है. लेकिन cities have to pay a lot of attention to its environmental and its social growth. तो going back to housing issue, तो ये हमें भी realization है कि रेटिंग सिस्टम जैसे हम एज भी चला रहे हैं वो अभी तक मिडिल और टॉप सेगमेंट को केटर कर रहा था, ज़्यादा बिल्कुल बॉटम सेगमेंट को नहीं कर रहा था. और एक बड़ा सेगमेंट है हाउसिंग में अभी भी, दिल्ली बम्बई से बाहर जाएं तो वो है सेल्फ बिल्ट हाउसिंग, करेक्ट, जो लोग अपना घर खुद बना रहे हैं. तो इसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, एक बड़ा हमारे पास एक की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आमतौर पे घर बनाने वाला जो है वो कई बार आर्किटेक्ट और इंजीनियर को भी इस्तेमाल नहीं करता. कई बार तो उनको परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, या उस शहर में उस गाँव में जिले में कोई प्रोसेस ही नहीं है अप्रूवल्स का. उसी में वो प्राइड फील करते हैं. उनको लगता है कि मतलब विश्वकर्मा जी हैं तो मतलब वो सब जगह अपने आप को सब आर्किटेक्ट ही मानते हैं. नहीं, लेकिन उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि अक्सर लोग जो हैं वो सोच समझ के घर बनाते हैं. अपना जब घर बना रहा होता है इंसान तो देख के बनाता है कि हाँ मुझे रोशनी चाहिए तो खिड़की होना चाहिए. जब दूसरों के लिए घर बनाते हैं तो शायद इतना ध्यान नहीं देते हो, अपने लिए बनाते हुए देते हैं. लेकिन कई चीज़ें जो कभी कभी वो मिस हो जाती हैं. तो हमने उसका एक जरिया ये निकाला है कि हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ टाइप किया. अभी 7 कंपनीज हैं जो कि पूरे इंडिया में इस तरह के टियर 2 टियर 3 सिटीज में काम कर रहे हैं. ओके. उनके साथ हमने टाइप करके कहा कि आप होम लोन दे रहे हैं, उसके साथ में एक अलग एक प्रोडक्ट बना दीजिए ग्रीन होम लोन का. और उस ग्रीन होम लोन में जो
लोन है वो वेरी डिपेंड करेगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट वगैरह, कि वो इन कंडीशंस के साथ कंप्लाई करते हैं। और कंडीशंस क्या है? बेसिकली वो चीज़ें जिससे उनका एनर्जी और पानी और एम्बॉडीड कार्बन कम होगा। तो वो फिगर आउट करने के लिए हमने खुद डेटा कलेक्ट किया, घर किस तरह से बनते हैं, लोग किस तरह बनाते हैं, एनालिसिस किया, और 4-5 चीज़ें हमने मेजर आइडेंटिफाई की। वो वेरी करती है अगर इस आप हॉट ड्राई क्लाइमेट जोन में है या फिर थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट जोन में, तो वो कंडीशंस, वो जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज होंगी। लेकिन सिंपल थिंग्स जैसे कि छत के ऊपर रिफ्लेक्टिव पेंट या रिफ्लेक्टिव टाइल्स लगाना, छज्जा बराबर देना खिड़कियों पे, सही तरह के फैन इस्तेमाल करना, क्योंकि इन घरों में नॉर्मली एयर कंडीशनिंग तो होता नहीं, तो फैन के ऊपर काफ़ी एनर्जी इस्तेमाल होती है। BLDC फैन यूज़ करें। पानी में अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर या तो सोलर वाटर हीटर हो या फिर कोई आपके जो टैप्स वगैरह हैं, शावर्स हैं, वो लो फ्लो हो ताकि आपका पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो ऐसे 8-10 चीज़ें। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि लाल ईंट यूज़ ना करें, उसकी जगह कोई भी मटेरियल यूज़ कर लें दीवार बनाने। अगर ये चीज़ें कंप्लाई करते हैं तो हमारा जो एज स्टैंडर्ड है वो मीट हो जाएगा। लेकिन हम इनसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि जाके एज में ऐप यूज़ करेंगे और अलग अलग एनालिसिस करेंगे। वो इस तरह का कंज्यूमर उनका स्कोप नहीं है वो। हम उसको सिंप्लीफाई करके उनको ये 6 चीज़ें दे दी, और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, होम लोन कंपनी, उसको सिखा दिया कि आपको किस तरह कंज्यूमर को प्रोजेक्ट करना है, उसको कमिट कैसे करवाना है, कन्विंस कैसे करना है, उसका फ़ायदा बता के पहले। ये नहीं कह के इससे एनवायरनमेंट का बेनिफिट होगा, वो छोटी चीज़ है उसके सामने। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। आई थिंक चाहे वो जिस भी स्टेटा के लोग हों, आतिफ, आई ऑल्सो हैव फर्म बिलीव कि सबको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का पूरा हक है जी। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कर्तव्य भी है कि उनको उस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वो मुहैया कराए, अवेलेबल कराए उनके लिए। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आई थिंक लॉट ऑफ topics, length and breadth that we have covered. Thank you so much, Atif, for maybe I think sharing your experiences and being such a sport here. I have some rapid fire questions also for you. Yeah? Ji. So maybe I think the one maybe specific project that you are proud of. There's one project that we just finished, Jhansi Library. It's a government of UP project. Jhansi Library. Okay. छोटा project है, but it's 100% energy sufficient और energy efficient. Meaning उन्होंने अपना energy consumption काफी कम करके जितना भी supply चाहिए था वो सब on site कर रहे हैं. Very nice. So I think it's a clear demonstration that government projects can also lead the way, can show the way. और उनका पैसा बचेगा, और ऐसी पब्लिक बिल्डिंग है जो कि लोग देख के फिर इंस्पायर होंगे होपफुली। नहीं, बहुत जरूरी है। 3rd tier सिटी है वो, और वो ऐसा शहर है जिसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आई एम श्योर अबाउट कि 2nd tier सिटीज़ के लिए वो अपने आप में ही बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस बन जानी चाहिए। जी, यही मान के चलता हूँ मैं। और जीरो कार्बन जो लोग अक्सर समझते थे कि यार बहुत ही मुश्किल है और सिर्फ बहुत बड़े कंपनीज ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया कि नहीं, छोटे प्रोजेक्ट्स में भी पॉसिबल। नहीं, ऐसा बिल्कुल, आई टोटली एग्री है। बिल्कुल, मुझे इट इज अ मिथ कि शायद बड़े लोग ही कर सकते हैं, कंपनीज कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिनका मुझे लगता है कि इन जनरल जिनकी कंजप्शन लेवल कम है, उनके पास मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान हो उनके लिए इस चीज़ को करना। बिल्कुल है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द मे बी ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन दैट यू आर फैसिनेटेड अबाउट, ऐसा कोई लगता है कि जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? रियल टाइम मॉनिटरिंग, आई थिंक मुझे लगता है ऐसी चीज़ है जो कि क्योंकि फोकस अब परफॉर्मेंस पे बढ़ रहा है। अभी तक हम सब लोग ही फोकस करते थे किस तरह हम बिल्डिंग्स को डिज़ाइन अच्छा करें, और फिर उम्मीद करते थे कि ये लोग अच्छा ऑपरेट करेंगे। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी कि हम उसको क्लियरली नॉट सिर्फ
सिर्फ हम नहीं, मतलब जो बाहर बैठे लोग, जो बिल्डिंग से एसोसिएटेड लोग हैं, फैसिलिटीज मैनेजर हो गया, ओनर हो गया, डेवलपर हो गया, टेनेंट हो गया, उसको अगर रियल टाइम फीडबैक मिल रहा है कि आज मैंने अपना टेम्परेचर सेट पॉइंट ये किया था तो इससे मेरा बिजली का बिल इतना बढ़ गया, या आज मैंने सही से मैंने इस साल मैंने चिलर का मेंटेनेंस नहीं किया तो उससे मेरा बिजली का बिल इतना बढ़ गया, या मेरा ये पाइपलाइन टूट गई है तो उससे मेरा पानी का कंजम्पशन इतना बढ़ गया। वो उसको डेटा रियल टाइम सिंपल टर्म्स में दिखता रहे तो मुझे बहुत भरोसा है कि लोग सही डिसीजन खुद ले लेंगे, बाहर से उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं। और दूसरा, रियल टाइम डेटा कलेक्शन मॉनिटरिंग, चाहे आप उसको डिजिटल ट्विनिंग का नाम दें, चाहे बिम करें या जो भी, बट द फैक्ट इज कि हमें डेटा चाहिए बिल्डिंग का, जो कि एक सिंपल इंटरफेस में जो यूजर्स को प्रेजेंट किया जा सके, ऐप के जरिए हो या स्क्रीन हो, उनका डैशबोर्ड हो, और डैशबोर्ड चाहिए। हाँ, ठीक है। One maybe I think favorite city which you want to visit again and again based on maybe sustainable architecture that the city has. इसका मैं 2 अलग अलग जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि आपका पहला मुझे लगा कि फेवरेट सिटी दैट इज माय ओन सिटी। भोपाल वो हमेशा ही रहता है, वो हमेशा ही रहेगा। तो वो तो मैं जितना मौका मिले मैं बार बार जाना चाहूँगा। बट सिटी दैट इज डन अ लॉट ऑन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, कुछ हद तक सिंगापुर। ओके। हालांकि सिंगापुर में दोनों एक्सट्रीम्स हैं। सिंगापुर इंटरेस्टिंग जगह इसलिए क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत सारी इनोवेटिव चीजें की है, गवर्नमेंट ने भी और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उन्होंने भी। आप उनका बेसिक वो HDB हाउसिंग, जो सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो देखिए जाके, बहुत एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स हैं। उनका आप वेस्ट कलेक्शन देखिए, बहुत एफिशिएंट है। पानी का रिसाइकलिंग का सिस्टम आप देखिए, वो कहते हैं कि हम जरा सा भी पानी जो बिल्डिंग से आ रहा है हम उसको समुद्र में नहीं जाने देते, सब रिसाइकिल करते हैं। तो एक हद तक वो बहुत सारी अच्छी चीजें की। थोड़ा सा उन्होंने ये भी कर दिया कि हर बिल्डिंग को एयर कंडीशन कर दे, तो वो भी चैलेंज था। वो भी एक चैलेंज है। बट वहाँ पे हर बार मैं जाता हूँ जब, तो एक नई चीज देखने को मिलती है, मुझे काफी सीख मिलती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड maybe the fourth question is a book or documentary which maybe I think inspire you a lot. जो हमने पहले बात की थी सोशल बिहेवियर, तो ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि किस तरह से हम अपनी मैसेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपर हो, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कि वो हमारी बात पे ध्यान दे। ये स्किल हमें सिखाई नहीं जाती अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस वगैरह में। मुझे तो नहीं सिखाई गई थी, लेकिन मुझे ये बुक मिली जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है, मेरी यूनिवर्सिटी से, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से एक साइकोलॉजिस्ट है, रॉबर्ट चियाल्डिनी। CIALDINI। ओके। उन्होंने बुक लिखी है इन्फ्लुएंस के नाम से। उन्होंने 6-7 तरीके बताए हैं कि आप किस तरह से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं कुछ अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। ओके। तो उसमें जो उनका टॉप रिकमेंडेशन था वो था सोशल प्रेशर, और पीयर प्रेशर। जब हमने पहले भी बात की ना, वो बिल वाले डेटा के बेसिस पे। क्या आप उनको बताइए कि दूसरे लोग जो आपके जैसे हैं, आपके साथ वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस बिहेवियर भी चेंज हो जाए। तो ये नॉलेज अब मैंने स्टार्ट कर दिया है कि अब मैं किसी कंपनी से जाता हूँ, जैसे लेट्स से मैं किसी रेसिडेंशियल डेवलपर से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको एग्जांपल दूंगा दूसरे रेसिडेंशियल डेवलपर्स का जो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैं भी, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी के शहर वाले हो, जो उसके कंपेटिटर्स हो, हम उसको जानता हो उसको। हाँ, जानता हूँ। तो कहे अच्छा ये वो कर रहा है ऐसा, तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, बिकॉज ही इज कॉन्शियस अबाउट व्हाट समवन एल्स इज डूइंग, व्हिच हु ही नोज अबाउट। तो उसको मुझे लगता है कि अगर वो उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बता दिया जाए तो इट इज एन ईजियर प्रोसेस। तो ये बुक आपको भी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। बिल्कुल। इसी से रिलेटेड एक और बुक थी नज के नाम से। तो नज लिखी थी एक रॉबर्ट थैलर, इकोनॉमिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला फिर। उन्होंने भी ऐसे तरीके ढूंढे, बताए जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को किस तरह से ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
कोड्स की बात कर रहे थे कि जस्ट मैसेजिंग के थ्रू गवर्नमेंट क्या मैसेज कर रही है, एड्स डाल रही है या प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं या फिर मिनिस्टर कुछ छाप रहे हैं, तो क्या मैसेजिंग होना चाहिए जिससे लोग ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता इसमें, बस थोड़ी सी अकल लगती है कि कैसे बोलना है और कैसे लिखना है। वेरी नाइस। तो वो नज भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा है जो कि कई कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है कि जैसे यू मेंशन्ड द डेवलपर्स एंड देयर डिजाइन प्रैक्टिसेस, तो अगर कोई मतलब आपको मौका दिया जाए कि करंटली जो भी बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मे बी हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स, कि स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन कंपोनेंट अगर उसको चेंज करने का मौका दिया है तो विच वन इज योर पिक? ये भी आसान है। हमारी ज्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग्स में ग्लास का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। आप कहीं भी किसी भी बड़े शहर में जाके देखिए, अब तो छोटे शहरों में भी जो नई मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं, कर्टन वॉल, फुल ग्लास फसाड। और क्यों बना रहे लोग? क्योंकि इंस्पिरेशन आई थी वेस्ट से। उन्होंने कहीं देख लिया न्यूयॉर्क में इस तरह की बिल्डिंग या किसी और बड़े शहर में, लंदन में, क्या वो यहाँ पे रेलेवेंट है? और इससे इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपने कांच इस्तेमाल किया। कांच से गर्मी बहुत आती है, धूप की गर्मी, चाहे आप उसमें टिंट लगा दीजिए, चाहे आप शेडिंग लगा दीजिए, लोई फिल्म लगा दीजिए, फिर भी जितनी गर्मी बाहर से आ रही है वो दीवार से ज्यादा ही आएगी। तो आपने बहुत ज्यादा गर्मी अंदर आ गई। अब गर्मी अंदर आई तो आपको उस हटाने के लिए एयर कंडीशनर बड़ा करना पड़ेगा, तो आपका वो कॉस्ट बढ़ गया। पहले तो कांच का ही कॉस्ट, कांच जो है वो दीवार से ज्यादा ही महंगा होता है आमतौर पर। आपका कांच लगाने का कॉस्ट बढ़ा, फिर एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट बढ़ा, और आपके दिमाग में ये बात थी कि जब मैं ये बनाऊंगा तो मेरे बिल्डिंग में तो लाइट आ जाएगी, डे लाइट बहुत अच्छी आएगी, व्यूज बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन होता ये है कि ग्लेयर भी आता है साथ में। फिर अब कर्टन लगा दिया आपने, कर्टन्स लगा दिए, ब्लाइंड्स लगा दिए। और नॉर्मली ऑफिस में नॉर्मली होता है, एक बार ब्लाइंड्स नीचे हो गए तो नीचे ही रहते हैं, क्योंकि अगर रोज धूप वहां से आ रही है तो फिर बंदा रोज उसको ऊपर नीचे नहीं करता, नीचे रखता है। अब वो नीचे किया उसने तो फिर लाइट ऑन करनी पड़ेगी। आपका वो पर्पस तो पूरा डिफीट हो गया कि लाइट ज्यादा आएगी। तो आपके बिल्डिंग में धूप भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, लाइट नहीं आ रही, क्योंकि आपने ब्लाइंड्स लगा दिए तो धूप तो फिर भी आ रही है और फिर कर्टन के नीचे से डिसिपेट होकर बाकी रूम को गर्म कर रही है। तो आपका कैपिटल कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका कंफर्ट कम हो रहा है। तो इसमें कौन से इतने ज्यादा है और क्यों कर रहे हैं कि बाहर से बड़ा मॉडर्न दिखेगा, किसी और के लिए बना रहे हैं असल में। हाँ, अंदर रहने वालों के लिए नहीं बना रहे। हाँ, very nice. And maybe I think the last question is, what is the sustainable habit that you have adopted lately? छोटी सी चीज़ें, मुझे पता नहीं कितना इम्पैक्ट होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, और घर में आदत तो गर्म पानी से नहाने की थी तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करूँ। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंपल टू मे बी अप्लाई। ग्रेट, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन आतिफ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कन्वर्सेशन से जो हमारे ऑडियंस है उनको भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन और सीख भी मिलेगी इस तरीके की चीज़ों से। एंड मुझे लगता है कि आज का जो कन्वर्सेशन है, इट इज़ जस्ट मे बी आई थिंक द सरफेस डिस्कशन। मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव आतिफ, आई थिंक वी कैन हैव अनदर राउंड ऑफ कन्वर्सेशन। और मुझे लगता है कि जो कन्वर्सेशन है उसको हमें नेक्स्ट राउंड में फाइनेंसिंग एंड ग्रीन बिल्डिंग से हमेशा कनेक्ट करना चाहिए। तो विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट राउंड ऑफ कन्वर्सेशन अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।